नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एचपी टॉक शो में स्वागत है। आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आज के इस टॉक शो में बहुत सारे हमारे आमंत्रित जो पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं डिफरेंट एसोसिएशंस के, उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हुए पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र एंड टीम, यदि आप सर अपना परिचय देंगे तो अपनी तरफ से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है एंड मैं पीजे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन में कन्वेनर की पोस्ट पर हूँ। मिस्टर अजय भी है ना आपके साथ, जो भी आप पीजीआई से जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, आपका परिचय दे नमस्कार सकते कप्तान जी, मैं नमस्कार। अजय कुमार झा पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस टॉपिक पे हमारे साथ गुरप्रीत जी भी हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय अत्री है। मैं पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का यहाँ चंडीगढ़ में जनरल सेक्रेटरी हूँ और आपका शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है हम सबकी कॉमन वेलफेयर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। माय नेम इज लकी कौशल, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पीजीआई एमटीयू का। जी धन्यवाद सर। ओके। एम्स से अजीत सिंह जी हैं हमारे साथ। अजीत सिंह जी, एक बार आप अपना पूरा परिचय देंगे। बाकी अजीत जी भी हैं, बाकी भी हैं। अजीत सिंह जी। हाँ, नमस्कार साथियों। मैं अजीत सिंह, प्रेसिडेंट रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारा रेडिएशन फील्ड है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। और एम्स न्यू दिल्ली में लास्ट 32 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। और कैडर रिव्यू एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पता होना चाहिए, और कैडर रिव्यू जो कि हमें 5 साल में मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये कैडर रिव्यू लेट होता जा रहा है भारत सरकार में। सर आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है। आप अजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? हाँ जी, अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं प्रेसिडेंट हूँ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो हमारी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और एम्स में मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ और मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, अपना रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है मेरा। और कैडर रिव्यू एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे आप शुरू करें, फिर जैसा भी होगा उसको बताते हैं। ये हमारा 5 साल का मिलने का अधिकार होता है, लेकिन सरकार नहीं देती है। जी जी तो कप्तान सिंह जी आप कंटिन्यू करें, जी जी। जैसा भी होगा फिर करते हैं आगे। अजीत जी एम्स ऑफिसर एसोसिएशन के भी हाँ प्रेसिडेंट हैं, जो बता नहीं पाए। तो वो बहुत बड़ा एक सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल का एम्स में, और उसमें लगभग सभी ग्रुप बी, ग्रुप सी एम्प्लॉयज उसका, ग्रुप बी से ऊपर के एम्प्लॉयज उसका, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पर्टिकुलरली उसका हिस्सा है। तो थैंक यू अजीत जी। और पासा जी हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया इस शो में कि भाई अभी जो है हमारे नेशनल टॉक का उस पे प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने कहा एक ही प्रेसिडेंट बताऊं, ठीक है। और बाकी जैसे आपने बताया ठीक है, हमारे उसमें ग्रुप ए और बी को हम यहाँ डील करते हैं, और 3 बार से मुझे मौका मिला है यहाँ अध्यक्षता करने का। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक। हाँ जी जी। पासा जी थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। हाँ पासा सर। जी। हाँ सर, मैं सर मुजम्मिल पाशा। आई एम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर्किंग इन निम्हांस बैंगलोर। आई एम सेक्रेटरी ऑफ निम्हांस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और मैं सारे निम्हांस के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे साथ मेरे कोलीग जो रिजुल है, संदीप है, और उमा, मेरे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी निम्हांस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, वो जुड़े हैं। सो मैं सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूं कप्तान जी का, जो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। जी हरी रागी जी हैं आरएमएल हॉस्पिटल से। आईएडीटी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। रागी जी, एक बार आप खुद से परिचय दे दीजिए। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं डायलिसिस
टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर RML हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ, इसमें जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल यू सर, इस रिव्यू, हमारा कैडर रिव्यू के लिए आपने ये टॉक शो रखा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल जी फ्रॉम द आवर एसोसिएशन। थैंक यू। वेलकम। मनीष एम से हैं। मनीष जी आप भी परिचय दे दीजिए एक बार सबको। मनीष, शायद मनीष जी को आवाज नहीं जा। मनीष जो है प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के, और शायद आवाज सुन तक नहीं गई होगी इस वजह से। तो मेरे ख्याल से जिपमेर से सेंथिल जी हैं। सेंथिल जी आप एक बार परिचय देंगे अपना? Sir, good afternoon to all, sir. Good afternoon, Captain, sir. गुड आफ्टरनून। I'm Sunil Kumar, working as technical officer, and I am HLMS coordinator here in. We are actually very lucky that in Jigmar, cadre restructure is another agenda here. For the past 30 years, since inception of Jigmar, there has not been a cadre review. Only luckily, our lab cadre started it, and then another 2 cadres have got their cadre review. So still there are 26 cadres. Cadre reviews are pending first cadre review. So this is a very pioneering initiative undertaken by you, sir, under the CHP talk show. I am sure this will be very helpful for us to all the cadres here, all allied health. Thank you, sir. All the best. जी थैंक यू, थैंक यू। SIC से, ऑल इंडिया की SIC की एसोसिएशन है लैब स्टाफ की, उसके ऑफिस बीरर भी हैं प्रसाद जी, या जो भी आप में से हैं, थोड़ा स्पीड अप करके आप एक ऑफिस बीरर जो भी हैं सीनियर, वो परिचय दे दीजिए। और आपकी तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए प्रसाद जी हैं इसमें। चलिए प्रभात या कोई और, सुमंता जी भी है ना कलकत्ता से, सुमंता जी जी मैं सोमनाथ चक्रवर्ती हूँ, कलकत्ता से जी। कलकत्ता से SIC मेडिकल कॉलेज जोका से हम बोल रहा हूँ। हमारा सेक्रेटरी शुभ शंकर घोष थोड़ा बिजी है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो हम अभी से हम आपके साथ चलते रहूँ। चलिए थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, प्रभात जी एंड बाकी सब भी। इसमें और कोई, गुरविंदर जी है, वधावन साहब एक बार आप परिचय दे दीजिए। ज्वाइंट फोरम के प्रेसिडेंट हैं वधावन जी, सब अलाइड हेल्थ साइंसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्वाइंट मींस मेजर 5 ग्रुप हैं जो हम यहाँ पे हैं। तो वधावन जी एक बार परिचय दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और भी कोई है साथी तो जी 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 मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई एम GS वधावन, प्रेसिडेंट GFMTI, चेयरमैन AITTI, and very well meeting is arranged. Let us have a fruitful discussion and see how what and how we can work out further for all these things. Thank you very much. आप कंटिन्यू कर लें कप्तान जी, मैं जरा। जी जी कप्तान सर, जी सर। कप्तान सर, SIC जोखा से शायद एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो आप प्लीज उनको। जी जी SIC से मैंने अभी बताया, वो भी आपकी तरह ही ग्रुप में ज्वाइन कर रहे होंगे। तो SIC से अभी बात की थी, जोखा से यदि कोई आप जी सुमंता जी हैं या बाकी? ग्रुप कनेक्टेड है ऑलरेडी। जी जी बताइए। हाँ सुमंता जी परिचय एक बार दे दीजिए, डॉक्टर सुमंता। यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। हम लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। हमारा तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग अभी शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन होगा। और साथ में हमारा सीनियर जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट सोमनाथ चक्रवर्ती और काजल दास, कौशिक सेन और मधु नस्कर JMLT, और इंदम विश्वास बायोकेमिस्ट्री मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। थैंक यू एंड वेलकम। तो बाकी कोई साथी परिचय देना चाहता है या कोई एसोसिएशन लीडर, तो आप एक बार जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम का इसमें लंबा है डिस्कशन, तो इसलिए कोई। गुड इवनिंग टू जी जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात कुमार वापी गुजरात से बात कर रहा हूं और मैं ESIC में एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूं। आज का टॉपिक अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हम लोग इसको सीखें और समझें।
थैंक यू जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी का स्वागत। तो आज इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं कैडर रिव्यू के आज के इस फर्स्ट शो के बारे में डिस्कस करूं, कैडर रिव्यू क्या है, उस एबीसी ऑफ कैडर रिव्यू, कैडर स्ट्रक्चरिंग जो हमने आज का टॉपिक लिया है, थोड़ा सा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है इस इनिशिएटिव का, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक चैनल है, काफी पहले हमने स्टार्ट किया था, शिमला की कॉन्फ्रेंस से भी पहले। और कोशिश उस टाइम भी ये थी कि सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारी वो चीजें हैं जो हम 2 बार साल में, 1 बार 2 बार कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, उस टाइम भी लिमिटेशंस होती है हमारे बीच, हम बहुत कुछ डिस्कस कर नहीं पाते हैं। तो पर वो ये टेक्नोलॉजी की मदद ज्यादा चाहिए, टाइम टेकिंग इनिशिएटिव है, अच्छी टीम चाहिए, फिर भी दोबारा से इसमें कोशिश शुरू की है। और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हो सकता है बहुत बड़े स्केल पे यूट्यूब के इंटरेस्ट में ज्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं होगी इन चीजों की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल और बीइंग ए लीडर ऑफ अलाइड हेल्थ एसोसिएशन पर्टिकुलरली। तो हमारी जानकारी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन इश्यूज पर होगी, जितने ज्यादा हम सक्षम होंगे, उतना आसान होगी रास्ता। और आज की डेट में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एसोसिएशन को ये भी है कि जब वो कॉन्फ्रेंस करती हैं तो आधे से ज्यादा समय ये सवाल फेस करती हैं कि हमारे पे स्केल्स, कैडर रिव्यू कब होगा, अलाउंसेस के इश्यूज, क्योंकि 50% 60% गवर्नमेंट भी स्टाफ भी हैं, खासतौर से कुछ कैडर तो ऐसे हैं जहाँ 70 से 80% लोग गवर्नमेंट से होते हैं। तो वो फेस करना होते हैं वो सवाल लीडर्स को। तो लीडर्स जितने ज्यादा सक्षम होंगे इन सब चीज में, वो आगे इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, इस डिस्कशन को। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। और ऐसा दावा बिल्कुल नहीं है कि हम इसके एक्सपर्ट हैं, पर ये जरूर है कि हमने भी 15-20 साल इस सारे मैटर में लगाए, और एक अच्छी हमारे साथ जो अचीवमेंट जुड़ी है वो ये है कि स्ट्रगल के बाद हमें अचीवमेंट मिली, जो आज एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है बहुत सारे कैडर्स के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो इस जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते, तो इस इनिशिएटिव का नाम है इंडियन एचपी चैनल। उस पर बहुत सारे डिस्कशन होंगे, उसमें एनसीएचपी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पूरे देश भर के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसी के अंदर एक जो इनिशिएटिव होगा वो ये एचपी टॉक शो है, जो एक सीरीज है बेसिकली डिफरेंट टॉपिक पे। तो यदि की इश्यूज की बात करें इस चैनल में, इन इश्यूज पे हम बात करने फ्यूचर में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड स्पेशल इशू जो एनसीएचपी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा है देश भर में। अभी अगले 5 से 10 साल तक इस इश्यू पर बहुत सारे अपडेट्स होंगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे जो हमें लीडर्स को तो कम से कम जरूर जानने चाहिए। मॉडल करिकुलम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कमीशन के अंडर जब आगे बढ़ेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्सेज, फैकल्टी डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, प्रैक्टिसेस ऑफ एएचपी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, ये सब सवाल हमें फेस करने हैं फ्यूचर में। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग कैसे हो, रेट्रोस्पेक्टिवली क्वालिफिकेशंस को कैसे हम मैनेज करेंगे, टाइटल ऑफ कोर्सेज, शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस प्रपोज होंगे, क्या चेंज हो पाएगा, जॉब रोल डिफरेंट लेवल पे कैसे होंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि रेडिएशन थेरेपिस्ट का एक तरह से वो हो गया, तो उसके ऊपर वाला आदमी क्या काम करेगा, उसके नेक्स्ट लेवल पे क्या काम करेगा। इस सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे एसोसिएशंस को, उनके लीडर्स को बहुत जरूरी है, तब हम मदद कर पाएंगे अपनी एसोसिएशन में, और तब वो रिकग्निशन और रिस्पेक्ट उस एसोसिएशन को सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जॉब रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट डिफरेंट लेवल, कैडर रिव्यू जो हम पिछले 10-12-15 साल से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हर कोई कहता है, चाहे उसको आरआर की बात करनी है तो वो कैडर रिव्यू बोलता है, पे स्केल की प्रॉब्लम है वो कैडर रिव्यू बोलता है। तो ये कई बार अनजाने अनजाने में हम ऐसा कहते हैं कि कैडर रिव्यू तो ऐसी चीज है जो सब कुछ रिजॉल्व कर देगी, तो ऐसा भी नहीं है। और कैडर रिव्यू की राह बड़ी लंबी भी होती है, पर उसकी जानकारी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना आसान होगी वो राह। तो कैडर रिव्यू का आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उससे जुड़े जो मैटर्स होंगे आने वाली वीडियोज में हम कोशिश करेंगे। हर टॉपिक इतना लेंथी है कि उसके ऊपर कई घंटे की वीडियो बनाई जा सकती हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है जब आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, और लोगों का इंटरेस्ट भी इसलिए नहीं होता क्योंकि आप 20-30 लोगों का इंटरेस्ट होगा इसमें, बाकी वो देखेंगे, उन्हें लगेगा कि जिसको ये लगता है कि कोई स्केल बढ़ सकता है इससे, तो वो सीधा सीधा शॉर्टकट ढूंढेंगे इस वीडियो से। ऐसा ऐसा कुछ इसमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जरूर है बहुत सारे सवाल आपके इससे जो हमारे जहन में आते हैं जब कैडर रिव्यू की बात होती है, तो क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस चीज़ का क्या समाधान हो सकता है, एसोसिएशन क्या रोल प्ले कर सकती है, लीडर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारे सवाल अभी आगे मैं आपके सामने रखूंगा। पे स्केल एंड अलाउंसेस की बात है, ये ऑफ कोर्स एक चुभता हुआ इश्यू है जो कैडर रिव्यू कई बार हेल्प करता है इसमें।
सीधा सीधा कैडर रिव्यू की बात नहीं है। सर्विस कंडीशंस, कितनी तरह के रूल रेगुलेशन सर्विस को रेगुलेट करते हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, बाकी रूल्स हैं, उनके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम सब की हो। खासतौर से मैंने कहा ना कि लीडरशिप को एम्पावर करने का इनिशिएटिव है ये AHP जो चैनल जो हमने स्टार्ट किया। अदर कनेक्टेड मैटर्स, बहुत सारे कानून हैं जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी RTI एक्ट है, कई बार आप इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं। बीइंग ए लीडर आपको कौन, यदि आपको डिपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ तो आपके पास रास्ता होगा। तो पूरी पूरी फाइल आपकी कैडर रिव्यू में आपको मिल जाती है। वो कैसे हो पाता है? RTI एक्ट आपको मदद करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी और समझनी चाहिए बीइंग ए लीडर, और उन दिशा में ये एक आज का इनिशिएटिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज के हैं, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में आपको शेयर किए थे कि कैडर क्या होता है, कैडर स्ट्रक्चरिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन, कैडर को असल में मानते क्या है कैडर, उसके की एलिमेंट क्या है, उसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी हैं कैडर में। और कैडर रिव्यू को इनिशिएट कौन करेगा? कई बार हमें लगता है कि कैडर रिव्यू तो गवर्नमेंट करती है और हमें क्या करना है, तो ऐसा भी नहीं है। अब आप इस पूरे वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब एक के बाद एक मिलेंगे कि हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल भी है, हायर अथॉरिटीज का भी है, इवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट भी बहुत मदद करता है। तो लीगल जो रेमेडीज हैं वो भी हेल्प करती हैं आपको। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम बात करते हैं कैडर रिव्यू की, तो सीधा सीधा ये नहीं होता कि कैडर रिव्यू प्रपोजल आया और हम तैयार करके सबमिट कर देंगे, हमने डिमांड किया और कैडर रिव्यू हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। तो कैडर रिव्यू के पीछे जो एक तरह से मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन है, वो इसमें डील होंगे। कैडर रिव्यू कमेटी क्या होती है, उसका स्कोप क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडर रिव्यू के स्टेप क्या है, रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल। कई बार लगता है कैडर रिव्यू तो हो गया, अब रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, अब वो नहीं बनेंगे तो आपका कैडर एक तरह से रिकग्नाइज ही नहीं होगा आप, क्योंकि स्टेट्यूटरी फॉर्म में जो है वो रूल होते हैं। और प्रोसेस समरी, इसको समराइज करेंगे। फिर बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके, जो जनरली हर कोई पूछता है, तो उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। और उसके बाद आपकी टर्न आएगी, आप लीडर्स के भी सवाल होंगे, आपके कुछ जवाब होंगे, हम मिलजुल के इसको कोशिश करेंगे इस तरह से। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत सीधे सवाल हैं जो मैंने कहा FAQs हैं, जो चलते चलते लोग पूछते हैं कि कैडर रिव्यू से ये हो सकता है। तो ये कुछ सीधे जो मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि क्या नई पोस्ट हायर लेवल पे, सीनियर लेवल पे या जूनियर लेवल पे क्रिएट हो सकती है कैडर रिव्यू में? क्योंकि पोस्ट क्रिएट होंगी तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो बढ़ेगा। एक तरफ से आपने राइडर लगाया है कि पोस्ट क्रिएट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फाइनेंशियली न्यूट्रल हो, दूसरी तरफ से पोस्ट क्रिएट हो सकती है नहीं हो सकती, तो ये सवाल है। क्या पे स्केल रिवाइज हो सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या डेजिग्नेशन पोस्ट का चेंज हो सकता है? क्या क्वालिफिकेशंस जो है एंट्री पॉइंट पर चेंज हो सकती है कैडर रिव्यू से? क्या प्रपोजल, ये बहुत जरूरी है, 100% मैंडेटरी है कि फाइनेंशियली न्यूट्रल हो प्रपोजल? तो वो बंद ही है। और क्या कोई टाइमलाइन है इस कैडर रिव्यू की जिसको बेस बना करके हम कभी लीगल रेमेडी के लिए जाएं और हम मदद मांगे डिफरेंट फोरम पे कि जी कैडर रिव्यू की ये टाइमलाइन होती है, ये जरूरतें होती हैं और हमें नहीं मिलता? तो ऐसी कोई टाइमलाइन होती है? और पर्टिकुलरली सिंस वी ऑल एसोसिएशंस आर प्राइमरी बिलोंग, ज्यादातर हम एसोसिएशन जो है वो ग्रुप P और C से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ज्यादा कंसर्न उस तरफ भी है। कैडर रिव्यू एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वो ग्रुप A ऑर्गेनाइज सर्विसेज से प्राइमरीली स्टार्ट होती है, अब धीरे धीरे उसका पेनिट्रेशन B और C पे भी आ रहा है और एक्सेप्टेंस बढ़ रही है बहुत सारे कैडर्स में। तो देखिए एक एक प्रॉब्लम इस सारी एक्सरसाइज में हमारी ये रही, रिकॉर्ड, हाँ नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग आपके ऑन है? यस सर, इट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे है ना? जी जी, इट इज रिकॉर्डेड। ओके, थैंक यू सॉरी, मैंने कहा कि इतनी एक्सरसाइज भी ये। तो खैर एक सवाल ये भी है, व्हाट शुड बी द कैडर रेशियो एट डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। तो ये सारे सवाल अब हम इसके नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और फिर आपसे भी साझा करेंगे कुछ पॉइंट्स। तो AHP टॉक शो मैंने बताया ये एक सीरीज ऑफ इंटरेक्टिव डिस्कशन है। इसमें मोस्टली क्या अलग होगा, क्यों ये टॉक शो रखा है हमने, इस पर आप जैसे लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, लॉयर्स को, एक्सपर्ट्स को, फैकल्टीज को, लीडर्स को हर बार ऐसे बुलाया जाएगा। आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जाएंगी, क्योंकि तब हम लीगल एस्पेक्ट में हर कानून को पूरे को डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियो ऐसी भी होंगी जिनमें हम डिफरेंट अलाउंसेस, स्केल, इवन रिक्रूटमेंट रूल्स, NCHP एक्ट के प्रोविजन अलग अलग, आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस, उन सबको इस तरह की वीडियो और पैनल में डिस्कस करेंगे। तो ये अलग कैसे है ये टॉक शो?
ये एक वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ लर्नेड, कुछ लीडर्स, एक काइंड ऑफ इंटरेक्टिव फोरम होगा, और जिसको हमने इसलिए टॉक शो के रूप में रखा है कि इंटरेक्टिव होगा। 70% ऑफ द कंटेंट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। ये एक इनिशियल प्रेजेंटेशन है, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा कि हमारा कोशिश है कि हम इंटरेक्ट करें और एक सक्षम लीडरशिप दें अपनी एसोसिएशन को। तो कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एबीसी ऑफ कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू क्या है उसके डिटेल पे, तो हम यदि सीधा सीधा इसको एक इंग्लिश के मायने इसके ढूंढते हैं, तो ये बहुत सिंपल इंग्लिश के रूप में, यदि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और प्रोफेशन। तो ऐसे स्मॉल ग्रुप जैसी बात नहीं है, मीन्स ऐसा कोई ग्रुप, ऑर्गेनाइज ग्रुप जिसको ट्रेन किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। कुछ लोग काडर भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका काडर भी होता है। कैडर हमारी हैबिट ऐसे कैडर के रूप में होती है। तो काडर और कैडर इज सेम, एंड कैडर रिव्यू एंड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज हम जब रिव्यू किसी चीज को करते हैं तभी रिस्ट्रक्चर होती है। तो रिव्यू इज मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, कुछ लोग रिस्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये काइंड इंग्लिश के रूप में देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है। आप समझ सकते हैं कि किसी दैट मीन्स कोई कैडर एग्जिस्ट करता है, उसको रिव्यू होना है। और कैडर मीन्स कैडर है क्या, ये जानने के लिए कि एक ग्रुप है जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है, और उनका एक जॉब ऐसा नहीं है कि मिसमैच जॉब के लोग मिलके कोई कैडर बन जाएगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ग्रुप बी की तो पोस्ट नर्सिंग में भी हो सकती है, ग्रुप बी की पोस्ट लैब में भी हो सकती है, ग्रुप बी तो कहीं और भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, पर वो तो आपके कैडर का हिस्सा नहीं होता ना। तो उसके पीछे का क्राइटेरिया है बिकॉज ही और सी बिलोंग टू ए डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक मेजर अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क जहाँ पे है, टीम में लोग काम करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स में, और एक ऑर्गेनाइज टीम है, उनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशंस जो है एंट्री पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो वर्क प्रोफाइल होता है, वहाँ पे कैडर और सर्विसेज का कंसेप्ट होता है। तो ये एक गवर्नमेंट की कैडर रिव्यू की जो 1969 में जो एक तरह से ये कहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन था, उसकी डेफिनेशन भी इससे मिलती जुलती है। कैडर कंप्राइजेज पर्सन हु हैव बीन adjudged suitable, means job के लिए suitable and recruited to hold the group of position requiring similar skills, technical, professional and administrative within a service. There may be more than one grade arranged vertically according to level of responsibility. तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। कैडर का सीधा सा मतलब है, सिंपल मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज ट्रेंड लोगों का एक समूह जो कि पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशन के लिए होता है, तो उसका रिव्यू करना होता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत सारे कैडर हैं, बाद में एक लिस्ट होगी, उसमें आपको ग्रुप ए की सर्विसेज की बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। ये एक मैंने बताने के लिए आपको बताया कि कैडर ऑफ आईएएस ऑफिसर, आईएएस कैडर बोलते हैं। कैडर ऑफ आईपीएस, सीएसएस का कैडर है, सेंट्रल सेक्रेटरीट की सर्विसेज का, जिसमें एसएससी के थ्रू जो लोग एंटर करते हैं। CSSS का कैडर है। एक कैडर ऑफ डॉक्टर्स का जो ऑल इंडिया का ग्रुप ए का कैडर है वो CHS कैडर है। कैडर ऑफ इंजीनियर्स हैं, कैडर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी स्टाफ भी अब तो बन गया, हालांकि वो ऑर्गेनाइज सर्विसेज नहीं है, लेकिन नर्सिंग के कैडर होते हैं जो डिपार्टमेंटल कैडर एक तरह से। तो व्हाट इज कैडर रिव्यू एंड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग? आप कैडर, आपको मैंने बता दिया कैडर क्या है। तो कैडर रिव्यू इज एन अगेन just a minute, an official process of reviewing or restructuring of a particular cadre services of employee in terms of the functional requirement of an organization or services. It help realign a service to the over changing organizational needs and maintain. इसका सीधा सा हमें हिंदी में ज्यादा डिस्कशन में रहना है, तो सीधा सा ये एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है किसी कैडर को रिव्यू करने का, और इसका बेसिक जो आधार है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल नीड क्या है, और उसके बीच में फंक्शनल रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल नीड को ध्यान में रखते हुए तीसरा एलिमेंट जो हमसे जुड़ा है, जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, दैट इज लेजिटिमेट करियर एस्पिरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स। ये हमारे काम की चीज है। इसमें आप गवर्नमेंट कब डिसाइड करती है, क्या नहीं करती है, उसकी नीड कितनी है, दैट वी कैन नॉट डिसाइड, वो हम तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो बात है, हमारा ग्रीवेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैडर एग्जिस्ट करता है बट देर इज एक्यूट स्टेगनेशन, वहाँ पे कोई प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेजिटिमेट करियर और एस्पिरेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक चीज है, तो जिसको हमें ध्यान में रख के चलना है कि हमारा रोल कहाँ से स्टार्ट होगा।
इसके की एलिमेंट की बात करें तो मैन पावर प्रोजेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए अगले 5-10 साल के लिए, जब 5 साल का टेन्योर है, ट्रेनिंग एंड डेपुटेशंस है। और ये बहुत साइंटिफिक लाइन में सब कुछ होना है। ऐसा नहीं है कि कैडर को रैशनलाइज आप सीधे सीधे कुछ पोस्ट मांग ली और वो आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा एक सर्टेन पैरामीटर प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं और वो एक पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, गाइडलाइन है उसके हिसाब से। बट यदि हम सीधे सीधे इसका बेसिक इंटेंट समझने की कोशिश करें तो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द कैडर, जो बेसिकली उस एरिया की जो इफेक्ट मतलब क्वालिटी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, करियर प्रोग्रेशन हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं और इसको भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वीडियो में आप बाद में भी देख पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स से भी अवेलेबल होंगे। तो ये एक हेल्दी बैलेंस है बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर प्रोग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। और ये हमेशा माना जाता है कि यदि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है तो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होती है। यदि वो डिससेटिस्फैक्शन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करता है तो ऑफ कोर्स उसमें दिक्कतें बनी रहती है, क्योंकि वो स्केल और अलाउंसेस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। तो इसलिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग उस मायने में एम्प्लॉय के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है, सेटिस्फाइड होता है वो अपनी जॉब प्रोफाइल से। तो कैडर रिव्यू के कुछ स्पेसिफिक जो यदि आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें कि कैडर रिव्यू होता किन चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके पीछे एक गवर्नमेंट का ये होता है एस्टिमेट द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन साइंटिफिक बेसिस। अगले 5 सालों की हमारी ज़रूरतें, कैडर की रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होंगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। यदि हम रिक्रूटमेंट को ध्यान में रख के चलते हैं तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा फ्यूचर में, और किस किस लेवल पर स्टेगनेशन है, रिस्ट्रक्चरिंग द कैडर सो दैट हार्मोनाइज द फंक्शनल नीड, उसको रिस्ट्रक्चर करने की क्या कोई ज़रूरत है, किस लेवल पे स्किल गैप है और किस लेवल पे एक्यूट स्टेगनेशन है, करियर प्रोग्रेशन कैसे होगा उस मेंबर्स का, उस कैडर के, और ऑफ कोर्स एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज और पोस्ट। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कैडर रिव्यू के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो एक धारणा सबके बीच में है कि कैडर रिव्यू का मतलब ज़्यादातर पिछले 10-15 सालों में ऐसा समझा गया है स्टेक होल्डर एसोसिएशंस और खास तौर से लीडर्स और जनरल मेंबर्स के बीच। और उसका नुकसान ये हुआ कि गवर्नमेंट ने भी ऐसा मानना शुरू कर दिया कि कोई भी यदि कैडर रिव्यू मांगता है उसका कारण कैडर रिव्यू के प्राइम ऑब्जेक्टिव से नहीं जुड़ा। वो इसलिए कैडर रिव्यू चाहते हैं क्योंकि उनका पे स्केल बढ़ जाए, और पे स्केल बढ़ाने के लिए सारी एक्सरसाइज होती है, इसलिए कैडर रिव्यू को लोग करना चाहते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिसकंस्ट्रूड किया गया इस परसेप्शन में कि हम कैडर रिव्यू का मतलब पे स्केल बढ़ाना, ये नहीं होता है। या मैंने अभी आपको बताया उसके ऑब्जेक्टिव में एक तीसरा ऑब्जेक्टिव जरूर हो सकता है, बट दैट शुड बी, मतलब वो सीधा सीधा रिलेट करे विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैडर रिव्यू इसलिए नहीं किया जाएगा कि आपका स्केल बढ़ाना है या आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे फिर स्केल बढ़ाएंगे। तो कैडर रिव्यू का प्राइम ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट, और उसके बीच में आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपका ग्रीवेंस मीन्स जो एसोसिएशन लीडर ये है कि हमारे मेंबर्स का कोई प्रमोशन लेवल नहीं है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो माइंडसेट है एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज का, इसने इसको बहुत एक तरह से डिस्टॉर्शन हुआ इसका इस प्रोसेस में, क्योंकि कैडर रिव्यू के प्रपोजल बहुत जल्दी से आगे गो थ्रू होते नहीं है, और क्योंकि सबको लगता है स्केल बढ़ाने की लड़ाई है, और बहुत ज़्यादा कोर्ट भी इसमें मदद फिर नहीं कर पाती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कैडर रिव्यू को लेके। जबकि यदि आप आज की इस वीडियो को ठीक से, इस प्रेजेंटेशन को ठीक से समझते हैं तो 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कैडर रिव्यू के, जो ओवरऑल उस परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं। वो ऑफ कोर्स हमें भी मदद करते हैं, बट प्राइमरली दोज कंडीशंस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइमरीली तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी है कि वो हर 5 साल बाद इन चीज़ों को देखे, और देखे कैसे, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करें, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उस पर एक बार ध्यान दिया जाए कि सच में क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी खामियां हैं। बट नॉर्मली ये मैंने कहा कि कुछ मिसकंसेप्शन है, दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। वो ये है कि एम्प्लॉय तो सिर्फ ये कहते हैं जी कैडर रिव्यू कर दो, 2 लाइन ये बोलते हैं, और एम्प्लॉयर ये कहता है कि कैडर रिव्यू क्यों कर दें, हमें तो पे स्केल बढ़ाना पड़ेगा, हमें तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस लड़ाई को लेकर के लोग कोर्टों में रहते हैं। ओरिजिनल इंटेंट जो है अंडरस्टैंडिंग कैडर रिव्यू की जो गवर्नमेंट की है वो मिस हो जाती है, तो ये लड़ाई लंबी चलती है। फिर ये एक तरह का मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है दोनों तरफ से, उसमें कुछ किसी भी लेवल पे तो कोशिशों में थोड़ी यही एक कमी रहती है। रोल ऑफ एम्प्लॉय एसोसिएशन और एम्प्लॉयज,
अब एसोसिएशन का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सब के लिए कि पहला काम है कि इस बात से थोड़ी देर के साइड पे हट के कि कैडर रिव्यू में स्केल क्या बढ़ेंगे, हमें समझना होगा उस कैडर में कमियां कहाँ कहाँ हैं, टू अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग कैडर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल लीड। पहले आप वो चीजें वर्कआउट करें जो उस डिपार्टमेंट की जरूरतें हैं, कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि यदि हम ये कैडर रिव्यू इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ये हेल्प करेगा हमें। कैडर स्ट्रक्चर प्रमोशनल रेशियो यदि इंप्रूव करेंगे, उसको ठीक करेंगे तो कई तरह से ठीक होगा, वर्क प्रोफाइल भी लोगों का चेंज होगा, उसमें वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट ओवरऑल उसका बढ़ेगा सर्विस का। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होगी, रिटायरमेंट कितने हो रहे हैं, आरआरस क्या कहती हैं, पे स्केल्स में भी चेंज आ सकता है, उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, डेजिग्नेशन चेंज हो सकते हैं, और बेसिस ऑफ कैडर रिव्यू आपको ढूंढने होंगे। ये रैशनली सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय एसोसिएशन के लिए। आप कहेंगे कि एम्प्लॉय एसोसिएशन का क्या रोल है, तो बहुत रोल है, वही पहले बताएं डिपार्टमेंट को अपनी मीटिंग्स के जरिए कि यहाँ गैप है, स्किल गैप यहाँ है, वर्क प्रोफाइल्स जो फंक्शनिंग में दिक्कत यहाँ है, और इन सब के बाद हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा भी करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा। अपनी बात को आप साथ रखें, लेकिन उन बातों पे भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा जो डिपार्टमेंट की जरूरतें हैं, ताकि आपकी बात को थोड़ा सा जस्टिफाइड वे से माना जाए, और यदि वो लीगल एस्पेक्ट में भी डिस्कस होती है तो उसको मेरिट पर देखा जाए। टू डिस्कस द कंसर्न कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट ए सीआरसी, पहला स्टेप कि आप सीआरसी कॉन्स्टिट्यूट कराएं। एक फर्स्ट स्टेप इज टू डिमांड फॉर ए सीआरसी कैडर रिव्यू कमेटी, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी कैडर रिव्यू के लिए। उसकी डिमांड आप करते हैं, यदि सीआरसी है तो सीआरसी एक राइट अथॉरिटी है किसी भी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और किसी भी जगह पे। उसके सामने आप अपना एक डिटेल सबमिशन प्रपोजल के रूप में दें, उसमें इन एस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखें कि फंक्शनल जस्टिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन क्या है। प्रपोजल पूरा डिटेल और जस्टिफाइड होना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए, और जितनी रैशनल अप्रोच होगी उतना ही आसान होगा आपके लिए। टू परस्यू एंड प्रोवाइड नेसेसरी क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम इन द प्रोसेस, ये बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी ऑब्जेक्शन लगे और आप पीछे हट गए, अब आपके पास जवाब नहीं है, तो पहले दिन से जितनी मेहनत करके आप चलेंगे उतने आसान होंगे इन क्लैरिफिकेशन डिफरेंट स्टेजेस पे देना। और यदि कुछ भी नहीं होता है तो ये बहुत सारी जगह यह सवाल होगा, सर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हम तो 10 साल से 20 साल से कर ही रहे हैं। तो लीगल रेमेडीज में भी आपको वही फिर मेरिट पे उन्हीं रीजंस को आगे रख के चलना पड़ेगा कि जी ये जरूरतें ना सिर्फ हमारी हैं, ये ओवरऑल सिस्टम की, पेशेंट केयर की जरूरतें हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें हैं। ये बेसिकली ये कैडर रिव्यू कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा जनरलाइज है, हम कभी स्पेसिफिक वीडियोज कैडर वाइज भी करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हम उन टेक्निकलिटीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट का कैडर रिव्यू कैसे हो सकता है, क्या दिखते हैं। ये सिर्फ एक जनरलाइज डिस्कशन है आज फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट है रोल ऑफ सीआरसी। सीआरसी वो एक एम्पावर बॉडी है, एक कमेटी है, कैडर रिव्यू कमेटी किसी भी डिपार्टमेंट की, जो उसको एग्जामिन करके रिकमेंड करती है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि सीआरसी का रोल किस स्टेज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआरसी फिर जब अपने रिकमेंडेशन के साथ प्रपोजल को अपने तरीके से फ्रेम करके आगे भेजती है, तो ये सीआरसी का रोल है। किसी भी इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, सेंट्रल, ऑटोनोमस, जहां भी है, थोड़ा सा फ्रेमवर्क अलग होता है, बाकी बेसिक ऑब्जेक्टिव कैडर रिव्यू के हर जगह ऐसे ही होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि ऐसा इंप्रेशन कहीं भी ना लगे कि आप कैडर रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ आपको पे स्केल बढ़ाने हैं, कुछ पोस्टें बढ़ानी है, इतनी सी बात ना हो, इससे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। कैडर रिव्यू प्रपोजल शुड हैव ए रियलिस्टिक अप्रोच ऑन फंक्शनल ग्राउंड, आइडियली इट शुड बी फाइनेंशियली न्यूट्रल, जो कि होता नहीं है तो देयर शुड बी ए जस्टिफाइड अप्रोच। आपके पास रीजन हो समझाने की कि क्यों फाइनेंशियली न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्यों जरूरी है पोस्टों का क्रिएट होना या अपग्रेड होना। देयर शुड बी ए प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर फाइनेंसिस, कि कहाँ से फाइनेंसिस आएंगे, कैसे आएंगे। ऑटोनोमस को ये फ्रीडम रहती है, यदि वो ये कंफर्म कर दें कि फाइनेंसिस इस तरह से मैनेज होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उनमें सीधा सीधा वो कहते हैं फाइनेंस तो हमें देना है, तो फाइनेंस देना है, तो वो थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन फर्दर जाता है। तो फॉर्मेट ऑफ कैडर रिव्यू प्रपोजल, ये एक प्रपोजल यदि हम देखें तो ये मेजर जो इसमें पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं प्रपोजल के, इससे भी ज्यादा हो सकता है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के जहाँ पे 100 से ज्यादा सिटीज में ऑफिस हैं, स्टाफ है, तो उनके केस में उनके केस में बहुत सारी और भी चीजें होती है, जैसे बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, मैचिंग सेविंग ऑफ पोस्ट, फंक्शनल जस्टिफिकेशन, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन,
और सैलिएंट फीचर्स इस प्रपोजल के क्या होंगे। तो ये सब चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा प्रपोजल नहीं हो कि वो इतना वेग हो कि आपको खुद कोई क्लियर ना हो। हर चीज़ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड क्या, कब कैड रिव्यू हुआ, इंट्रोडक्शन इसकी क्या है, मैचिंग सेविंग में क्या पोस्टें हैं, बुलिश हो सकती हैं किन के बदले। ऐसा नहीं होगा कि मैचिंग सेविंग में आप पड़ोसी की जो है दूसरे और कैडर की दूसरे मतलब जो रिलेट नहीं करती हैं आपके कैडर से, वो पोस्टें भी आपका हिस्सा हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के फार्मूले अलग अलग हैं कि आप मिड पे लेकर के उसमें डीए जोड़ के कैसे करते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज होती है। इसमें थोड़ी लिमिटेशन रहेंगी आज के डिस्कशन में कि बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस करें। तो अब नेक्स्ट है कैड रिव्यू कमेटी। इसकी कंपोजिशन यदि मैं हाईएस्ट लेवल पे बात करूं ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विसेज की, तो बहुत बड़े स्केल पर कंपोजिशन होती है। 1969 में जब ये फर्स्ट टाइम कैडर का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी जो कंपोजिशन है बहुत ही हाई लेवल की है। कैबिनेट सेक्रेटरी सीआरसी के चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा डीओपीटी के सेक्रेटरी, कंसर्न मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, मतलब 3-4 तो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल लेवल की लीडरशिप। तो ये सीआरसी जो फॉर एग्जांपल आईएएस का कैडर रिव्यू होना है, आईपीएस का होना है, सीएचएस का होना है, तो इनमें बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि कैबिनेट नोट बन के जाता है इनका। हमारे केसेस में जो ग्रुप बी एंड सी है उसका एक फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो अब है अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगी। उसी तरह से मैंने बताया कि कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो भी डिफर करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कुछ कैडर रिव्यू कैबिनेट तक जाते हैं, कैबिनेट ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विसेज के और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, कुछ के प्रपोजल डीओपीटी और एक्सपेंडिचर से ही अप्रूव हो जाते हैं। तो ये एक लेवल अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड रिव्यू, ये कई बार होता है कैड रिव्यू हो जाए, हमें लगता है कैड रिव्यू होने पे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना ही मुश्किल जॉब है, क्योंकि जैसे ही आपने पोस्टों को रीऑर्गेनाइज किया, नंबर चेंज हुआ, क्वालिफिकेशन यदि चेंज हुई, प्रमोशनल रेवेन्यू चेंज हुआ, कैडर स्ट्रक्चर की रेशियो चेंज हुई, कुछ भी कैडर के अंदर 13-14 पॉइंट जो आरआर के होते हैं, किसी भी कॉलम पे कोई असर आया, तो आपको उस कैडर में रिक्रूटमेंट रूल दोबारा बनाने ही बनाने हैं। नाम चेंज हुआ, उन आरआर से पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आरआर के लिए बहुत जरूरी है कि रिक्रूटमेंट रूल बने। रिक्रूटमेंट रूल जब बनेंगे तो उसमें फिर चैनल लंबा हो जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के 3 मिनिस्ट्री से होके गुजरते हैं, 3 से भी 4 समझिए। वो डिपार्टमेंट परस्यू करता है, डीओपीटी जाते हैं, यूपीएससी जाते हैं, तो फिर हिंदी के लिए ट्रांसलेशन के लॉ मिनिस्ट्री में जाते हैं, फिर नोटिफिकेशन के लिए जो है डिपार्टमेंट अलग है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ नोटिफाई होते हैं। तो हर लेवल पे आपको बहुत भागदौड़ करनी होती है, और ये एक लंबा प्रोसेस है, और हर जगह ऑब्जर्वेशन लग सकती है किसी छोटी सी बात पे। तो जितना कैडर रिव्यू को करना लेंथी है प्रोसेस, उतना ही उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। और उसके बाद के इश्यूज अलग हैं। जब आपके आरआर बन जाएंगे तो रिवीजन ऑफ आरआर, पेज फिक्सेशन, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, ये भी सब साथ साथ चैलेंजिंग होता है। किसी को अपग्रेड हुआ है तो उसकी पे फिक्सेशन कैसे होगी। तो सालों साल चलने वाली एक्सरसाइज है। कोई सोचता है कि कैडर रिव्यू एकदम होगा और सब आसान हो जाएगा, नहीं होता है इतना आसानी से। तो पर फिर भी एम्प्लॉय लीडर्स का काम ही यही है, तो यदि वो ये नहीं करना, मतलब उनका इंटरेस्ट होगा, तो फिर उनके लिए तो होगा भी नहीं कैडर रिव्यू इस तरह से। रिवीजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल, मैंने बताया कि ये मोस्ट चैलेंजिंग एक्सरसाइज है कैडर रिव्यू को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कैडर रिव्यू की अप्रूवल के बाद यही आता है कि आरआर चेंज होंगे। आरआर चेंज करने के लिए फिर सारी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाता है प्रोसेस, और आरआर बनने के बाद फिर आगे कैडर में प्रमोशन और सब चीज़ें होती हैं। तो जस्ट टू समराइज इस पूरे डिस्कशन को मैं समराइज करके आगे क्या क्या मेजर स्टेप होते हैं कि पहले डिमांड फॉर द कैडर रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआरसी, इसकी बात की जाए डिपार्टमेंट में कि जी हमें कैडर रिव्यू होना चाहिए, हमारा क्यों होना चाहिए। अब प्राइमरी मीटिंग का हिस्सा बनाएं इस डिस्कशन का, उनको कन्विंस करें कि वो सीआरसी कॉन्स्टिट्यूट करें आपके डिपार्टमेंट में, आपके इंस्टीट्यूट में। सीआरसी जैसे ही बनेगी तो सीआरसी को भी जरूरत होगी कि कोई इनपुट अच्छे से आए, सीधा सीधा एक ब्रीफ प्रपोजल ना आए, उसको हम जस्टिफाइड कर सकें, क्योंकि सीआरसी का काम है एग्जामिन करके आगे भेजना। अब सीआरसी को आपने जितना जस्टिफाइड प्रपोजल दिया, उनको भी प्रपोजल तैयार करना ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रपोजल। तो वो प्रपोजल जब आप सबमिट करेंगे, डिटेल डिस्कशन अपने मेंबर से करें आप, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को देखें कि फ्यूचर में यदि अप्रूव हो गया तो क्या होगा, उन लड़ाइयों को डिस्कस करें जो संभावनाएं हैं फ्यूचर में होने की। तो ये सारे जो एक मिनिमम एग्रीड इश्यूज जो हो सकें, और ओवरऑल दैट शुड बी इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
एक ऐसा प्रपोजल बना के आप सीआरसी को, ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को सबमिट करें। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल बाय सीआरसी। सीआरसी का काम है कि वो एग्जामिन करे, वो जरूरी है तो स्टेक होल्डर्स को इनवाइट कर सकते हैं। और आफ्टर डिटेल्ड एग्जामिनेशन वो हायर अथॉरिटीज को भेजते हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग हायर अथॉरिटीज होती हैं। किसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका अलग चैनल है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उनका अलग चैनल है। मैंने एक जनरल वे से आपको स्टेप बताया है कि कैसे मूव करेगा प्रपोजल। फॉलो अप प्रोसेस, किसी भी स्टेज पे ऑब्जेक्शन लगे तो प्रपोजल नीचे आएगा, फिर आपकी क्वेरीज होंगी, उनका जवाब देने के लिए लीडर्स को, एसोसिएशन को तैयार होना होगा। जितना रियलिस्टिक प्रपोजल आप बनाएंगे उतना ही आसान होगा इन स्टेजेस पर आपको जस्टिफाई करना, क्योंकि आप मान के चले पहले दिन से कि ऑब्जेक्शन लगेंगे और क्वेरीज आएंगी और उनका जवाब भी हमें ढूंढना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई जादुई तरीके से कहीं क्लिक हो जाएगा, वो रेयर केस होते हैं इस तरह के। अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? जो हाईएस्ट अथॉरिटी कैडर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटेंट है कैडर रिव्यू को अप्रूव करने के लिए। और मान लिया जाए कि कैडर रिव्यू हो जाता है तो 7वां पॉइंट है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में मैंने बताया रिविजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल सबसे पहली स्टेज है। उसके बाद प्रमोशंस होंगे, पे फिक्सेशन होगी, एमएससीपी रिक्रूटमेंट्स होंगी फ्यूचर की। तो ये स्टेप होंगे फ्यूचर के। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं। ये सारा डिस्कशन अपने आप से नहीं है कुछ भी। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक है जो हमारा 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस इन इश्यूज को डील करने का अलाइड हेल्थ के। दूसरा है कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट लैब का कैडर रिव्यू रहा, उसका मैं मतलब उस सारे डिस्कशन में इंस्ट्रूमेंटल था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और जानकारी चीज़ों की हुई और खुद को डील करनी पड़ी। तो चीज़ें एक सेंट्रल डिपार्टमेंट में आसान होता है जब आपकी उन चीज़ों से समझ बनती है। और तीसरी जो अहम बात है, जो सारा प्रपोजल, जो सारा डिस्कशन आज मैंने जो आपके सामने रखा है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग सीधी सीधी नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर है जो 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब ऑर्डर्स को कंबाइन करके डीओपीटी के गाइडलाइन इश्यू की। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको किया। आपको ये दिख पा रही है स्लाइड? यस सर, दिख रहा है। ओके। इसमें ये कंपेंडियम जो तैयार हुआ 30 सितंबर 2022 को, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल जो हमने शुरू में, अब हम अगले 5-10 मिनट में उन सारे सवालों के आंसर इस डॉक्यूमेंट से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब तक जो मैंने कहा वो रिलेट होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा सिंपल एक लेक्चर था जो देना था, इसको टोटली रिलेट होना चाहिए गवर्नमेंट गाइडलाइन के साथ। तो ये कंसोलिडेटेड गाइडलाइन है कैडर रिव्यू की, और जो आपकी अगली लड़ाई के लिए आपकी मदद करेंगी कि कहाँ पे आपकी जरूरत है। तो फटाफट इनको मैं एक तरह से समराइज करता हूँ कि डीओपीटी इज द नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज। इनका रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? पे स्केल बढ़ाने और घटाने में डीओपीटी को ज्यादा रोल नहीं रहेगा, लेकिन यदि आपने सर्विस की कंडीशंस को चेंज किया, उनके प्रमोशनल एवेन्यूज को डिफर किया, जो सेटल लॉ है, जो सेटल प्रिंसिपल है, रूल है, उनसे हटके कुछ भी किया, तो डीओपीटी की कंसल्टेशन ली जाएगी, वो कहीं भी ऑब्जेक्शन लगा सकती है। तो डीओपीटी का रोल सीधा सीधा आपको समझना है तो ये है कि वो पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज में नोडल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। डीओपीटी का रोल है यहाँ पे। ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो ग्रुप ए सर्विसेज के या ऑर्गेनाइज सर्विसेज के, ग्रुप बी में भी। लेकिन हमारा जो केस है बी और सी सबऑर्डिनेट ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का, इस केस में जो हमारे सीसीए हैं, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे एम्स पीजीआई या जो भी है वहाँ पे, तो कैडर को जो कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर होंगे वहाँ के, उनकी जिम्मेवारी है उस कैडर रिव्यू को पहले करना, और फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए वो एक्सपेंडिचर तक जाता है। तो इस तरह से हम यदि करें तो इसकी बहुत एक लंबी बैकग्राउंड है इस सारे प्रोसेस की। कैडर रिव्यू का ये मैंने बताया कि ये प्रोसेस जो कंसेप्ट है 1969 में आया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स का जो एक रिपोर्ट इस कमीशन ने की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद से ये कंसेप्ट आया। पहले ही जो मैंने कहा कि ग्रुप ए सर्विसेज के लिए कैडर रिव्यू कमेटी की कंपोजिशन आप देखिए कितनी हाई लेवल पे होती है। चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी विद द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंट्रोलिंग द कैडर। सपोज हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी डीओपीटी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये ग्रुप ए सर्विसेज का कंपोजिशन है, जो हम पे लागू नहीं होता है, हमारे लिए नहीं है ये, लेकिन यही मॉडल नीचे के लेवल पे काम करता है। तो अब मैं इसको फटाफट आपको ये कुछ है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसेस कैसे होगा।
ये ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, ताकि जो अब तक समझा है वो भी मुश्किल हो जाए। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। जो हम सवाल अभी हमने आपसे FAQs और बाकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे वो इससे रिजोल्व होंगे नहीं होंगे, उनके आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। द प्रपोजल वुड बी फॉर्मुलेटेड टू एक्सटेंड पॉसिबल इन कंसल्टेशन। आपने बहुत सारे लोग कहते हैं ये एसोसिएशन का क्या रोल है, एसोसिएशन का तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहाँ आप दिखा सकते हो कि ये गवर्नमेंट ही कहती है कि प्रपोजल जो है वो जितना पॉसिबल होगा कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्विस एसोसिएशन ही होगा। ये इन्होंने ही लिखा है। While drafting the proposal, all issues like mandate of service, expected changes in the organization activities, automation, amendment in the business process, ये सब कुछ RR बार स्किल गैप क्या, ये सब इश्यूज उनसे डिस्कस होने चाहिए आइडियली। तो ये यहाँ एसोसिएशन का रोल है, इस रेफरेंस में है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑर्डर 2014 का है कि एसोसिएशन का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं फाइनेंस। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के क्लॉजेज हैं कि ये कैसे डिस्कस होंगे। फिर एक प्रोसेस है, यदि हम प्रोसेस की बात करें, एवरी कैडर शुड बी रिव्यू वंस एवरी 5 years। कई लोग उसकी अभी आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अजीत जी ने बताया था कि कैडर रिव्यू 5 साल में होना चाहिए। तो ये 5 साल जब लोग पूछते हैं तो 5 साल यहाँ लिखा हुआ है, हर 5 साल में। ये बात हो सकती है कि ज़्यादा सेटल्ड है, ज़्यादा एस्टेब्लिश है कि ये ग्रुप ए सर्विसेज के लिए बात होती है, लेकिन अब आगे मैं एक आपको ऑर्डर रेफरेंस के लिए दिखाऊंगा कि हर 5 साल के लिए ग्रुप बी और सी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि कैड रिव्यू होना चाहिए। तो ये 5 साल आप याद रख सकते हैं कि हर 5 साल बाद कैड रिव्यू ड्यू हो जाता है। लेकिन ये भी बात है कि हमेशा ये आपका एक वो मैंडेट नहीं है। यदि गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट ये कन्विंस हो जाती है इस बात पे कि कोई जरूरत नहीं है किसी, दैट नो चेंज ऑफ द कैडर स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, तो वो डिसीजन उस डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया जाएगा कि नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए सीधा सीधा पे स्केल की बात उठाएंगे तो ये एक्सरसाइज कर ली जाएगी कि आपका कोई कैडर रिव्यू की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को रेफर करना होता है। ये कंपोजिशन मैंने आपको बताई थी ग्रुप ए सर्विसेज की। क्रिएशन ऑफ पोस्ट आउटसाइड कैडर रिव्यू, नॉर्मली जब तक कोई नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं होता तो 5 साल में यदि कोई कैडर रिव्यू आता, 5 साल से पहले के प्रपोजल क्रिएशन के एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मानना है कि यार जब हर 5 साल बाद आपके कैडर को हम रिव्यू कर रहे हैं तो बीच में पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उस कैडर के मॉडल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। इसलिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट आउटसाइड कैडर रिव्यू नॉर्मली बैन होती हैं, बंद होती हैं, मतलब मना किया जाता है। बट सर्टेन सिचुएशन ऐसी होती हैं जब आपका नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ, नया कोई सेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो ये हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बात तो यहाँ तक भी है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को कैडर रिव्यू के दौरान या क्रिएशन में ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा ना हो। उसमें ऐसा ना हो कि आपने सारा ही डायरेक्ट कर दिया और प्रमोशनल एवेन्यूज बंद कर दिए। तो दैट शुड बी एक सीलिंग दी है, दैट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल कैडर स्ट्रेंथ। ये इस तरह की भी बात है कि बल्क में वैकेंसीज डायरेक्ट नहीं भरे जाएं अचानक, और यदि ऐसा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो प्रमोशनल उनका एवेन्यूज का ख्याल रखा जाए। तो अब आते हैं कि कुछ लोग कि अब तक बात हो रही थी इस ऑर्डर में कि ग्रुप ए सर्विसेज ऑर्गेनाइज की बात है। 1987 का ये सर्कुलर है जिसके बाद ये बार बार कम्युनिकेट भी हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि कैडर भी ग्रुप बी और सी का भी होगा और इस तरह से होगा। एजेंसी उसके लिए कौन होगी, तो कैडर विल बी कैरिड आउट बाय द CCN कंसल्टेशन विद DOE। DOE मींस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ DOPT सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि DOE का रोल है इस सारे प्रोसेस में। डिपार्टमेंट CCA जो है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, वो तैयार करे, वो DOE को भेजे। DOE को क्या करना है, DOE को अपने एक्सपेंडिचर को ध्यान रखना है कि फाइनेंसिस कितने आएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। बट यदि आपने उस पूरे प्रपोजल में कुछ बेसिक प्रिंसिपल को चेंज किया, कैडर रिव्यू की गाइडलाइन से बाहर हटके कुछ पॉलिसीज को चेंज किया, डेविएट किया, तो आपका प्रपोजल फिर DOPT भी जा सकता है, इवन इन द केस ऑफ B एंड C। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी। प्रिंसिपल गवर्निंग मैंने इस पर ऑलरेडी ऊपर हाईलाइट कर दिया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और एक इम्पोर्टेंट ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रक्चरल रेशियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैडर का रेशियो क्या हो, स्ट्रक्चर कैसे बने, तो ये सवाल बड़ा अनसुलझा है। हर डिपार्टमेंट की रेशियो अलग अलग होती है और ये कहीं पे भी एक जैसा हो नहीं सकता, कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता। बट आइडियली ये एक लाइन आपके काम आ सकती है कि स्ट्रक्चरल रेशियो शुड बी 3:1 बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ग्रेड्स, फीडर ग्रेड और हायर ग्रेड। तो ये एक बेटर आइडियल ऑप्शन होती है, इसको ध्यान में रखा जाए कि आप 1/3 लोगों का तो कम से कम, मतलब
3 यदि नीचे हैं तो एक का प्रमोशन तो ऊपर होना चाहिए। 1/3 का जो है पिरामिड भी तभी बन सकता है जब ये रेशियो मेंटेन की जाए। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं जब कैडर रिव्यू में। ऐसा नहीं होता है कि किसी कैडर की पोस्ट ज्यादा है, उनका नंबर ये है तो आपका भी यही होगा, या उनका रेशियो है तो आप कॉपी कर लेंगे, या उसको लेके कोर्ट चले जाएंगे, या उसको लेकर के डिपार्टमेंट को कन्विंस करेंगे। आपको अपने कैडर रिव्यू को जस्टिफाई करना होगा कि वो फंक्शनल ग्राउंड पे कितना जस्टिफाइड है। ये जो है रोल ऑफ डीओपीटी इन कैडर, यस, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग कैडर रिव्यू और ग्रुप बी सी विल बी ऑन द कंसर्न सीसीए। मैंने अभी आपको बताया था कि कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेवारी है ग्रुप बी और सी का करना। डीओपीटी तो सिर्फ उनकी सर्विस जो पॉलिसी गाइडलाइन है उनके लिए मदद करेगी, वहां पे उनका कोई खास रोल नहीं होता डीओपीटी का। तो यदि उससे कुछ डेविएशन है तब डीओपीटी की जरूरत है। डीओपीटी तब आपकी जरूरत होगी जब आरआर बनेंगे, उससे पहले के बी और सी के प्रपोजल आपके डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू एक्सपेंडिचर तक ही जाते हैं। ग्रुप ए की बात अलग है, ग्रुप ए ऑर्गेनाइज, और ग्रुप जो ऑर्गेनाइज सर्विसेज हैं बी की भी, सीएसएस वगैरह, वो डीओपीटी भी जाते हैं, वो कैबिनेट में भी जाते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। कैडर रिव्यू ऑफ अदर सर्विसेज कैडर पोस्ट, अब ये कुछ ऐसा है कि बी का भी होगा, सी का भी होगा, ग्रुप ए का भी होगा, लेकिन बाकी का क्या होगा? ग्रुप ए तो कुछ ऐसी भी हैं जो ऑर्गेनाइज सर्विसेज नहीं है। तो आपको शायद इसको समझना होगा कि ग्रुप ए की ऑर्गेनाइज सर्विसेज अलग होती है, दूसरी सर्विसेज भी हैं डिपार्टमेंट्स में, उनका भी कैडर रिव्यू हो सकता है, उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। बट गवर्नमेंट कहती है कि उन सब पोस्टों को ध्यान रखा जाए कि वो एक तरह के उनका ग्रुप तैयार किया जाए। अब जैसे यही अप्रोच यहाँ भी ले गई है, डीलिंग विद आइसोलेटेड पोस्ट। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में 2-2, 4-4 पोस्ट हैं, वो किसी टाइम में क्रिएट हुई, लेकिन आज की डेट में वो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि इन सब चीज को ऐसा ध्यान रखा जाए, यदि ये पोस्टें इन कैडर हो सकती है, इन कैडर मीन्स एक पर्टिकुलर कैडर का हिस्सा हो जाए, तो उनका कैडर रिव्यू करना आसान है। इसलिए ये कोशिश की जाए यदि उनका इन ग्राउंड पे कि नेचर ऑफ फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज यदि उनकी सिमिलर है, लाइकहुड ऑफ देयर कंटिन्यूइंग, उनकी एक तरह से वो कंटिन्यू रहने वाली हैं, तो उनको मिक्स करके उनका कैडर रिव्यू किया जा सकता है। बट ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो इस तरह से ये एक ऑर्डर था, इसमें बहुत सारी डिटेल आगे हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये डेफिनेशन एंड कंसेप्ट की बात है, सर्विस कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था कि कैडर क्या होता है, और ऑलरेडी इसका समरी मैंने, क्योंकि बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, इनको कई घंटे भी आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो इनका एक समराइज प्रपोजल ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआती स्लाइड्स में बता दिया है। रिजर्व पोस्ट भी होती हैं ग्रुप पे सर्विसेज में, प्रोबेशनर्स की भी ऑप्शंस होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेपुटेशंस के लिए भी प्रोविजंस होते हैं। अब है कि कैडर रिक्रूटमेंट की है कि एकदम रिक्रूटमेंट इतना हाई लेवल पे ना हो कि रिक्रूटमेंट में आप इतना बल्क में रिक्रूटमेंट या तो डिले कर दें, डिले करने से भी कैडर पर असर पड़ता है, और बहुत एकदम भरने से भी कैडर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक बार में यदि 200 वैकेंसी डायरेक्ट भरी तो भी कैडर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 200 में से प्रमोशन एकदम कब करेंगे आप? तो कैडर, इसलिए प्रोजेक्शन प्लानिंग आफ्टर एवरी 5 ईयर ये जरूरी चीज है। और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिनको समझने की जरूरत है कि कैडर रिव्यू और रिक्रूटमेंट यदि स्मूथली चलता है तो प्रमोशन भी टाइम पे होंगे। लेकिन यदि आप 20-20 साल तक प्रमोशन भर्ती नहीं करेंगे, 10 साल तक, तो दिक्कतें होती हैं। तो कैडर स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। ये पिरामिड की शेप में होना चाहिए, और इसका एक ग्रुप ए सर्विसेज का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है प्रोमोटेड टाइम्स, नॉर्मली ये कहते हैं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटी है वो उसको 5 से 6 साल में प्रमोट हो जाना चाहिए, ये एक आइडियल सिचुएशन है। और इसका यदि आगे रेशियो, स्ट्रक्चरल रेशियो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए सवाल होगा प्रपोजल में कि ये, एक तो ये बात समझनी है कि किसी का भी कोई आइडेंटिकल कैडर स्ट्रक्चर जो है दूसरे के लिए कॉपी नहीं हो सकता। मतलब अब ये मॉडल आप देख सकते हो कि ये ग्रुप ए सर्विसेज से समझिए कि ये किसी भी लेवल पे ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विसेज में यदि कोई जेटीएस से एंटर करता है, यहाँ पे ये जेटीएस इसके नीचे होगा, तो उसके बाद सीनियर टाइम स्केल में एंट्री होगी नेक्स्ट उस पे। और सॉरी, ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे ना ये उल्टा लिखा हुआ है, एक्चुअली में सही नहीं है। सॉरी, ये ठीक है सही है। इसके नीचे का जेटीएस होगा, फिर सीनियर टाइम स्केल में प्रमोशन होगा आपका 30 का। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड उससे ऊपर की सर्विसेज है, नॉन फंक्शनल ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये टॉप क्लास पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो अब इसके रेशियो पे देख लेते हैं एक बार। रेशियो, थ्रेशोल्ड रेशियो का यहाँ पे सेंस ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम
प्रमोशन डिफरेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में कितने साल लगते हैं आपको अलग अलग, तो ये स्टडीज भी आपको कैडर रिव्यू करते वक्त समझनी होंगी कि किस लेवल पे स्टेगनेशन ज्यादा आएगा, किस लेवल पे प्रमोशन जो थ्रेशोल्ड एनालिसिस है वो प्रॉपर होना चाहिए। स्ट्रक्चरल रेशियो मैंने कहा था कि अभी 1:3 का हो, लेकिन उसमें भी एक और इम्पोर्टेंट थी चीज, एक सेकेंड, ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी कि ये सारी बेसिक बारीकियां लीडर्स को समझनी होंगी कि पुअर रिक्रूटमेंट प्लानिंग क्या होता है, लैक ऑफ फंक्शनल क्लैरिटी, जो डेफिशिएंट, जो कैडर की जितनी कमियां आपको पता होंगी तभी आप समझा पाएंगे कि कैडर रिव्यू क्यों जरूरी है। तो बेसिस उसका तैयार करना होगा। जो है स्टेटिस्टिकल एब्सेंस ऑफ रिक्रूटमेंट रूल, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट था जी, इसकी वजह से ये हुआ, तो बहुत सारे कारणों को आपको हाईलाइट करना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव्स फिर वहीं से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें एक बैलेंस बनाना होगा आपको कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट वर्सेस करियर एक्सपेक्टेशंस, कि करियर एक्सपेक्टेशन सबकी हैं लेकिन इनके बीच बड़ा बैलेंस होना चाहिए। ये जरूरत है फंक्शनल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, ये आपकी जरूरत है, तो इनके बीच में दोनों में बैलेंस नजर आए आपके प्रपोजल में। ये एक बहुत समराइज स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पे ये आप जस्टिफाई कर देंगे कि ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये करेंगे तो बहुत चेंज आ जाएगा, और ये हमारी जो है सीधी ये सुपरफिशियल जितनी आपको लगेंगी ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जस्टिफाइड नहीं होंगी, तो आपका ये भी सुपरफिशियल हो जाएगा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग भी। तो इस तरह से हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे आप देखिए कितना आइडियल स्ट्रक्चर है यदि इसको फॉलो किया जाए। ये अब सीनियर टाइम स्केल में इधर से हम देखते हैं, कोई भी एंटर करता है तो 5 साल के अंदर ये सीनियर टाइम स्केल में आ जाए, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाए, फिर एनएफएस जीएस में 20 लोग आ गए। ये परसेंटेज है बेसिकली स्ट्रक्चरल रेशियो में। और इस तरह से इन्होंने कहा कि 30 से 30 प्रमोट हो गए, क्योंकि 5 साल के बाद, उसके बाद 20 हो गए, उसके बाद 17 हो गए, उसके बाद 3 हो गया, और ये ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इस तरह से हम कह सकते हैं। बट ये मॉडल स्ट्रक्चर जो है ये ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विसेज के लिए उन्होंने रखा हुआ है, तो इसको हम एक मॉडल बना सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपने एक कैडर रिव्यू में दिया हुआ है तो इसकी हेल्प ले सकते हैं जब स्ट्रक्चरल रेशियो की बात आती है कि कैसे हम इसको अपवार्ड मोबिलिटी कैसे सेट करेंगे। तो ये सब ऑलरेडी आप इसमें देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने रेफरेंस इसमें वीडियो में दिए हैं बाद में। बहुत लंबा टॉपिक है ये, इतना इसको यदि हम सर मेरे ख्याल से आज के लिए हम अब थोड़ा सा इसको हाँ समराइज बिल्कुल, कर इसको मैं सकते हैं। समराइज कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं। ये बहुत सारे एनेक्सियस हैं और मैंने ऑलरेडी इसलिए 60-70 पेज में हाईलाइट कर लिया था कि मुझे क्या आपको बताना है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स था जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इस डॉक्यूमेंट को आप बेस बना के चलेंगे तो मोस्टली आपकी क्वेरीज डील हो जाएंगी। ये एक वो डॉक्यूमेंट्स है, बस ये 2-3 मैं रेफर करता हूँ फिर डिस्कशन के लिए हम जाएंगे। तो सॉरी, एक सेकंड, ये जो था आपने कुछ लोग हो सकता है ये पूछ रहे होंगे, एक सेकंड, कि ये जो नेक्स्ट सर्कुलर आप देख लीजिएगा, ये डीओपीटी का 17 मार्च 2021 का ऑर्डर है। इसमें क्या है कि ग्रुप बी और सी के कैडर रिव्यू करने के लिए भी डीओपीटी ने सब डिपार्टमेंट को लिखा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जो लोग ये मानते हैं कि कैडर रिव्यू हमारे लिए है या नहीं है। सीआरसी को जो प्रपोजल भेजा जाता है वो सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बहुत बड़े प्रपोजल होते हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, तो ये तो इतना बड़ा 60 पेज फिर इसमें है, तो इसलिए इन चीज़ों को हम नहीं डिस्कस करेंगे आज की इसमें। लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रपोजल बनता कैसे, उसका टेम्पलेट है, सीआरसी की फॉरवर्डिंग कैसे होती है, उस प्रपोजल में क्या जाता है। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक कैडर रिव्यू, ये पब्लिक डोमेन में है सब चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेंगी तो मिल। और ग्रुप बी और सी का प्रपोजल है, ये भी फिर 30-40 पेज का होगा, तो बहुत बढ़िया प्रपोजल है ये। कुछ इनमें कमियां हो सकती हैं क्योंकि मुझे नहीं पता ये गो थ्रू वे नहीं हुए, लेकिन ये आपके लिए एक टेम्पलेट का मदद कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी स्टाफ का कैडर रिव्यू, यदि इसको भी आप देखेंगे तो इसमें भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे पब्लिक डोमेन में 16 पेज का ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन कभी आप इसको देखना, इसके अंदर एक जगह लिखा है कि ये जो है प्रपोजल deliberative meeting, copy of the minutes of the meeting and the representation of JFMT dated 18/9/2012 is included। ये इसके साथ कहीं सर्कुलेट हुआ नहीं, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये ओरिजिनली जो था उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी चीज़ों की, लेकिन जितने थी उसमें काफ़ी चीज़ें रखी गई और ये अप्रूवल आई थी एक्सपेंडिचर की। और यदि हम इसके आगे जाके देखते हैं
तो आप देखेंगे ये CRC जिसको आप बात करते हो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कैडर रिव्यू कमेटी बनी, उसके मिनट्स हैं ये, उस टाइम सेक्रेटरी ने उसको चेयर किया, यदि ये मिनट्स नहीं होते तो ये आगे नहीं बढ़ता। तो डायरेक्टली इस कैडर रिव्यू को सेक्रेटरी हेल्थ ने चेयर किया इस मीटिंग को, और आप देखेंगे ये एक मीटिंग हुई 11/12/2012 जिसका कैडर रिव्यू में भी जिक्र है, और बहुत सारे लोगों को इसमें ये कैडर रिव्यू कमेटी में शामिल हुए, सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, और मैंने इसको पूरा एक प्रेजेंटेशन के तौर पर इसको वहाँ पे रखा था। तब आप देखेंगे ये मिनट्स हैं मीटिंग के, जो बाद में मदद किया जिन्होंने कि हाँ सेक्रेटरी हेल्थ की अप्रूवल है इसको, और ये जो है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट कितने सारे लोग थे। और यदि आप देखेंगे ये देखिए ये उस दिन की मीटिंग का ये है, मिनिस्ट्री से कितने लोग थे, DGHS से कितने थे, लेडी हार्डिंग से कौन थे, RML से कौन थे, सफदरजंग से कौन थे, ज्वाइंट फोरम से कौन थे, तो मैं अकेला ही था इसमें सारे। इसमें ये प्रपोजल आप देखेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारी बारीकियां जो रखी गई कि कब क्या हुआ, कितने साल से, 3-4 डिकेड से ये सब पेंडिंग है, लैब का कैडर कभी पैरिटी नहीं है, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, ये सब होते होते, और मिनिमम एंट्री कोर्ट भी कहता है कि डिफाइन होनी चाहिए, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में इशू है। तो अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, 5वें पे कमीशन से डिस्प्यूट चालू है, अब ये सारी कहानी लिखते हुए फिर एक मॉडल स्ट्रक्चर उनको प्रपोज, और कोर्ट भी कहता है कि इस पे आपको डिसीजन लेना है। तो ये JCM में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने उठाया है, और ये कोई गुप्ता कमेटी 5वें पे कमीशन में बनी थी, उस टाइम से ये बातें चली आ रही है। तो ये सारी कहानी उस टाइम, आज की बात नहीं है, 2012 की बात है, आज से करीब 12 साल पहले की। तो ये प्रपोजल आज लकीली आप देख पाएंगे लैब कैडर में यही नाम है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट था, ये रिवाइज है, और ये रेशियो भी दी गई थी उस टाइम पे, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ये क्वालिफिकेशन भी दी थी जो आज RR का हिस्सा बन चुकी है, ये अप्रूव हो गई थी, गवर्नमेंट ने मान ली थी। उसके बाद ये टेक्निकल, ये जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आज की डेट में जो पोस्ट आई है, तो ये 12 साल पहले ये सपना देखा गया होगा इस प्रपोजल में। तो इस तरह से ये प्रपोजल आगे बढ़ा, ये फंक्शनल जस्टिफिकेशन ऑफ PR की क्या रहेगा, उसमें इस तरह से हमने एक कमेटी बनाने की बात की, और उसके बाद कमेटी बनी। तो ये सारा मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिखा दिए पूरे प्रपोजल में, जो जो पॉसिबिलिटी थी आज इस लिमिटेड टाइम में मेरी तरफ से ये कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट कुछ मिनट के लिए मूव करेंगे उस जो पैनल डिस्कशन है हमारा एक्सपर्ट्स का। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं इसके हटके बहुत सारे, जो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है, आप जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को डील कर रहे हैं, अजीत जी, ये पासा जी, ये पूरे इंस्टीट्यूट के इतने सारे कैडर को डील कर रहे हैं, तो इनका बहुत एक्सपीरियंस है इस सारे मैटर में। तो जो आपको लगता है कि बाकी के लिए फायदेमंद है वो चीजें, सिर्फ हमें इसलिए नहीं कि हम सिर्फ चर्चा ही करें, हम इसलिए कि इस वीडियो को वो बाकी को मदद करे। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और आपको इनवाइट करता हूं कि एक एक करके, डॉक्टर सुरेंद्र आप मॉडरेट कर सकते हैं, तो एक बार 1 by 1 आप सवाल ले लें। धन्यवाद धन्यवाद कप्तान सर, इट वाज रियली ए वेरी fruitful talk, and I hope all the associations who are dealing with CAD reviews, either in the process of CAD review or already has implemented the CAD review process, your presentation is going to definitely be benefit, especially to us also. And now I would like to invite Pasha ji, if you would like to say something. Pasha ji from Nimhans. जी, मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने तो अब 1 घंटे से तो आप In the meantime, Pasha ji join us. I would like to invite Ajay. पाशा जी को ज्वाइन कर लिया हाँ सर जी पाशा जी बताइए। हाँ सर, बस हम आपके साथ में लगे पड़े हैं सर, जब PGI में हो जाएगा होप करते हैं कि हमारे में आसानी से हो जाएगा। बस हम आपसे सलाह मांगते हैं कि आपका क्या स्टेटस है PGI का। जी सर, PGI के स्टेटस के लिए मैं इनवाइट करूंगा अजय अत्री जी हमारे साथ हैं, हु इज द जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ PGI मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यूनियन। अजय अत्री जी नमस्कार सर। एक्चुअली जो भी एक्सरसाइज और जो भी इसके स्टेजेस कप्तान सिंह जी ने हमारे साथ में डिस्कस करे हैं, वी वर एबल टू क्रॉस ऑल दोज स्टेजेस। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। वो सारे हमने स्टेज क्लियर किए हैं। तो सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम जो हमारी आई है वो जो लीगल हर्डल्स थी, तो लीगल रेमेडीज वी हैव टू टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, बट जो कैडर इम्प्लीमेंटेशन में जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन था, इट बिकम ए वेरी लाइक व्हाट आई कैन वांट टू से टफ जॉब। तो और वो बहुत लेंथी प्रोसेस भी बन गया। पहले हमें उस जो सारी चीजों को था उसको लेके हमें हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में गए तो उसके बाद में हाई कोर्ट ने में काफी टाइम तक ये मैटर चला।
इट स्टार्टेड इन 1995। उसके बाद में हाई कोर्ट ने कैट में भेजा, वहां पे सारे लीगल हर्डल्स क्रिएट करी, सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए हमारी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के रिलेटेड या सो रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद में फिर भी हमें गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, उसके बाद में हम हाई कोर्ट में गए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो वो सारे लीगल हर्डल्स थी वो क्रॉस करनी पड़ी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया। उसके बाद में सारी लीगल रेमेडीज के बाद में बिल्कुल आपका रास्ता इतना लंबा है कि सदियां, मतलब एक तरह से डिकेड्स गुजर गए उसको। तो जी बहुत अल्टीमेटली अभी निकल गए, कर रहे हैं जी, डिकेड्स गुजर गए हैं। तो जी जी अभी भी जो इशू है वो मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, कप्तान जी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जी। फाइल हमारी आती रहती है, जाती रहती है। चलिए, तो लेकिन हम इस कंटेक्स्ट में समझे कि देखिए आपका रिच एक्सपीरियंस है, और कभी हम सेकंड कभी डिस्कशन रखेंगे। तो एक ये साइड भी इम्पोर्टेंट है, बहुत छिपा हुआ सवाल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इसमें डिस्कस करने में कि जब नहीं होता है तो एक लेजिटिमेट राइट है आपका कोर्ट को अप्रोच करने का, बट कोर्ट में भी जब आप जाएं तो बहुत सोच समझ के जाएं, और क्या इश्यूज लेके जा रहे हैं वो कॉम्प्लिकेट ना हो। कॉम्प्लिकेट होने का एक एग्जांपल आपका कैडर रिव्यू है कि वो कॉम्प्लिकेशंस में फंस गया, और वरना मैं ये नहीं दावा करता कि वो नॉलेज, मतलब आप सबकी बड़ी एक्सपर्टाइज है, बहुत समझ भी है, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कई बार, वो हैं आपके कैडर, और धीरे धीरे वो उम्मीद करते हैं रिजॉल्व होगा। जी थैंक यू। और कोई साथी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल 15-20, और ये सब लोग लीडर्स हैं अपनी अपनी एसोसिएशन में। हेलो। अजीत जी हैं जी। हाँ, 1 घंटे के डिस्कशन का जो ने बताया आप सबको, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी आपकी लीडर्स होने के नाते, और आप सब पूरे इंडिया से लीडर हैं, और बताना चाहता हूँ कि कैडर रिव्यू एक ऐसा हमारे सर्विस के अंदर आता है जिसको हमें 5 साल में अचीव करना होता है। ये कोई इफ एंड बट इसमें कुछ नहीं है, और ये ग्रुप बी, सी और ए सबके लिए होता है। हमने उसको अचीव किया हुआ भी, लेकिन वो फाइनल स्टेज पे है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा, जैसे मेरे पीजीआई के साथी कह रहे हैं हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जब आप लीडर बनते हैं तब आप एक अथॉरिटी के सामने अपने बार बार इस बात को दोहराइए, बार बार मीडिया के अंदर लेकर आइए। तरीका बता रहा हूँ मैं बहुत जल्दी होने का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जब से हमने इस कैडर रिव्यू को 5 साल 7 साल लगाए, 5 साल के अंदर हमने इसको 1992 के बाद इसको हमने इस लेवल पे पहुंचा दिया। आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर हमारा कैडर रिव्यू है। आप उसके अंदर एजुटेशन करिए, अपनी अथॉरिटी को प्रेशराइज कीजिए, लेटर लिखिए, कोर्ट में पैसा बर्बाद मत करो दोस्तों, कोर्ट में बहुत पैसा खराब होता है। और इतना जरूर मैं कहूँगा अपने पीजीआई और पाशा जी और अपने जितने ऑटोनमस बॉडी के साथियों को, और पूरे एम्स जो स्थित खुले हुए हैं उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली एम्स का जिस दिन लागू होगा उस दिन ये कैडर रिव्यू सभी को मिल जाएगा। पर कप्तान सिंह जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई कैडर रिव्यू सभी का अपनी अपने पोस्ट ऑफ रेशो, पोस्ट ऑफ कैडर नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें सबने अपने अपने स्टाइल से बनाई हुई है। लेकिन इसके अंदर सच्चाई ये मान के चलो, बहुत शॉर्ट प्रोसेस। माइक को थोड़ा नजदीक करें जी, बीच में आवाज कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली हमें ना इसको फोर्सफुली लागू कराना पड़ता है। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है, गवर्नमेंट बार बार एक बात को बोल देती है कि 5 साल में हमें नहीं मिलेगी। 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, या तो टाइम बाउंड प्रमोशन मिले एवरी 5 ईयर, जस्ट लाइक ए फैकल्टी जो चला जा रहा है, हमारे फैकल्टीज को मिल ही रहा, सभी को, पूरे इंस्टीट्यूट जितने हमारे हैं। मैं अभी ऑटोनमस बॉडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी में और सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है कैडर रिव्यू करने के तरीके का। ऑटोनमस बॉडी में हमें फायदा मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फायदा नहीं मिलता कि हमारे को डायरेक्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रेशराइज करना आसान हो जाता है, स्टेक होल्डर एसोसिएशनों को इन्वॉल्व करना, ये डीओपीटी का कानून है। और इस प्रोसीजर को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जब आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रेशराइज करते हैं तो एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम कैडर रिव्यू कमेटी बोला जाता है। कैडर रिव्यू कमेटी में स्टेक होल्डर से मांगे जाते हैं, ये प्रोसीजर है कि उससे मांगे जाते हैं भाई आप क्या चाहते हैं, प्रपोजल लेके आओ। फिर वो कैडर रिव्यू कमेटी उस प्रपोजल के साथ बैठती है, फिर उस पर क्वेरी चलती है, फिर मतलब मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हाँ बस बस आपको टाइम एक आश्वासन देना चाहते हैं सर। तो अभी हमारी सर यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में नई टीम आई है, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अजय कुमार झा। बिल्कुल, मैं तो अजय जी को जानता हूँ, मिला हूँ बिल्कुल इनसे। हाँ हम मिले हैं सर। तो मैं बाकी एसोसिएशन के जो दोस्त हैं उन सबको भी एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अभी हमने जैसे कुछ टाइम से ही ये एसोसिएशन का कार्यभार संभाला है, तो विल ट्राई कि हमारा जो कैडर रिव्यू है एक इसको हम जल्दी से इम्प्लीमेंट करें, और आप जैसे सभी साथियों की जो सलाह है, अच्छी सलाह है, या आपकी जो हमें टाइमली हेल्प भी मिलती है, हम उसको साथ में लेके इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करें, सो दैट वी कैन स्टैब्लिश ए बेंचमार्क फॉर द होल कंट्री की एक अच्छा कैडर इन्होंने स्टैब्लिश किया है पीजीआई में। और हमारे जैसे जो दोनों के बाकी लिए ना जी, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप दोनों के लिए एक अच्छी बात यह है, देश के 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जिनका कैडर स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, और बहुत सारे अब तो देश में इतने एम्स खुल गए हैं। तो मेरा एक सबमिशन का ये, मैं अभी तो आप अपनी दुविधा में बिजी हैं, कुछ दिन बाद जब आप में से दोनों का अटेम्प्ट बहुत एडवांस स्टेज पे है, तो यदि आप सफल हो जाते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, माना आज वो नई रिक्रूटमेंट है, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने इश्यूज को, तो वहाँ इतना बुरा हाल हो चुका है मैन पावर प्रोजेक्शन प्लानिंग रिक्रूटमेंट का कि उनके नोमेनक्लेचर आपको 20 साल भी वो नहीं सुलझा पाएंगे। तो आप मदद कीजिए, कोई इस तरह का फॉर्म तैयार करिए जो आईएमए इसको हेल्प करे। सबसे बड़ा मुश्किल क्या आ रहा है कि अभी जितने भी न्यू एडवांस सेंटर्स खुल रहे हैं उनमें मोस्टली जो टेक्निकल स्टाफ है वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईसीएमएलएस लेवल पे या जेएफएमटीआई लेवल पे ये वाला एक इशू भी हमें टैकल करना पड़ेगा। तो आपका जब दोनों का कैडर रिव्यू हो जाएगा ना पीजीआईएम्स का, तो हमें मदद मिलेगी उनकी मदद करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये रेफरेंस है, तो हम भी उम्मीद में हैं कि आपका पीजीआई और एम्स का हो जाए। और पासा जी तो सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं कि नेमेंस का तो तब होगा जब आप कर लेंगे। सर हमारी दुविधा तो आपसे छिपी नहीं है, आपको पूरा पता है हमारा। देखो मुझे लगता है सबसे पहले खुशखबरी कप्तान जी देंगे हमें। जो मैं पीजीआई टीम आई है, मैं इससे मिला हूँ पीजीआई जाके, शर्मा जी ने, मैं आया था, शर्मा जी आपने अपनी टीम से मिलाया, ये टीम अच्छी काम कर रही है। बस मेरा एक ही कहना है सभी साथियों को, आज मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये किया आपने ये किया, इस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि हमें कैडर रिव्यू के बारे में हमारे साथी लीडर्स को ये पता होना चाहिए कैडर रिव्यू कैसे लागू किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें हमें, हम सब एक ही दौड़ में हैं, एक ही नाव में सवार हैं, और हमें किसी से कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे को बताना है। फोटो देखिए सर, राज्यपाल जी के साथ आप थे। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर सीपी पांडे को कहीं निकलना है मीटिंग के लिए, सर आप फाइनल अपने कमेंट्स दे जाएं एक बार। बिल्कुल जी, फिर वो मीटिंग में जा रहे हैं एक्चुअली में कहीं। जी डॉक्टर सीपी पांडे। हेलो, यस जी सर आई थिंक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंडिया की बहुत बड़ी शानदार पोजीशन पे आप हैं, लैब कैडर के हीरो की तरह, तो आप बताइए एक बार अपने बारे में। और फिर नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आई एम Chandra Prakash Pandey. I'm working at CSIR CDRI, that is Central Drug Research Institute, as a principal technical officer. और जहां तक कैडर रिव्यू का बात है, because we don't have a leadership kind of a setup in CSIR institution, and I'm lucky enough to be part of CSIR where there are 3 categories in which actually the appointments happen. और उनके ऑलरेडी जो है लेड डाउन है प्रमोशन पॉलिसीज, और नॉर्मली वो टाइम बाउंड है बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड योर एपीआर. तो इफ यू हैपन टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप सी विच आई एम पार्ट ऑफ, तो आप ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, अभी तक ये चला आ रहा है कि आप लेवल 13 तक चले आते हैं. सो आप लेवल 13 पे है ना सर? जी 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 13A पर है, 13A पर है सर. 13A पे है, तो इंडिया के गिने चुने लोग होंगे जो लेवल 13 पे होंगे इन कैडर्स में. बहुत शानदार अचीवमेंट आपकी. तो थैंक यू दैट आई कुड गेट इनटू CSIR. एंड अभी मेरे और भी मित्र हैं जो जिन्होंने इसको यूज किया है, इस नॉलेज को, और इसमें कप्तान जी भी हैं जो CTO और वो सब प्रपोजल ला रहे हैं धीरे धीरे. तो कैडर रिव्यू के बारे में एज सच जो एक्टिविटीज करनी चाहिए उसमें तो मेरा बहुत ज्यादा दखल नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रोसीजर अभी कप्तान जी ने हम लोग को दर्शाया है उस तरीके से अगर चलें तो वी कैन रियली टेक इट फॉरवर्ड. और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और जो ये लेक्चर सीरीज एक्टिवेट की गई हैं
इनका हमको पार्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे जो हमारी लीडरशिप है डिफरेंट फोरम्स, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है मेरा, लाइक दैट इज माय पेरेंट मदर इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं आता हूँ। तो मैं मतलब डॉक्टर सुरेंद्र नोज मी, तो मैं 1983 पास आउट हूँ वैसे। तो इस साल मेरा रिटायरमेंट भी है, सो होपफुली मैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज में और जुड़ पाऊंगा कप्तान जी के साथ या और रिलेटेड एक्टिविटीज में। सो आई वुड से व्हाटएवर इज अवेलेबल उसको कोहेसिव फोर्स के तरीके से, और जो एम्स के हमारे सर हैं, माफी चाहूंगा नाम, अजीत जी, विद ड्यू अपॉलॉजीज, अजीत जी, जो आप कह रहे हैं कि हाँ लिटिगेशन में मैं भी कम थोड़ा यकीन करता हूँ, अगर कन्विंसिंग से हो सकता है और प्रेशराइज करके हो सकता है तो ऑलवेज वेलकम है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा, क्योंकि 4:30 बजे से मेरी एक इंस्टीट्यूशनल मीटिंग है ना। थैंक यू सर, आपने उम्मीद join करता हूँ जी थैंक यू सो मच, वेरी मच। थैंक यू, थोड़ा ओके देन, बाय जी बाय। थैंक यू। थोड़ा जल्दी अब हम इसको सेशन को क्लोज करेंगे, तो हमें मुझे कुछ और साथियों को सुनना था। जी ये 2 मिनट के लिए मैं जोका बात से, करना चाह रहा हूँ। हाँ जी जी रागी जी। शंकर हमारा सेक्रेटरी आ गया आपके साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, रागी 1 रागी मिनट जी सर। कुछ बोल रहे हैं, फिर आपका टर्न है इसके बाद। सर एक्चुअली हमारा डायलिसिस का एसोसिएशन से मैं बिलोंग करता हूँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट। बट मैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने रिसेंटली ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट है उसको बना के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने चालू कर दिया, इसी को लेके खासकर कैडर रिव्यू के लिए। तो हम खोज रहे थे कैसे करें क्या करें, डिपार्टमेंटली बात करना, उन लोगों से भी बात किया, बट इस मीटिंग से हमको काफी कुछ हेल्प हुआ है। काफी मैं लोगों के पास भी बात लेके जाऊँ, मैं ग्रुप में भी अपडेट करूंगा ये सारा वीडियोस वगैरह है। जी जी पर सर मुझे हमको एक डाउट है, एक एक एरिया में एक एक स्टेट में हमने जो जितने भी जुड़े थे अभी वहां पे 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। हमको कैसे आगे का स्टेप लिया जाए कैडर रिव्यू के लिए, हम कैसे आगे पहुंचे, हम सब मिलके करें, अपने एसोसिएशन को थ्रू रिप्रेजेंटेशन करें या इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर हाँ, बस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके केस में ज्यादा जरूरी है, तो मैं इसको आंसर भी करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आंसर दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज डायलिसिस ऐसा एरिया है, रेडियोथेरेपी ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड लोग हैं। अभी रेडियोलॉजी के ज्यादा हैं, ओटी के ज्यादा हैं, लैब के ज्यादा हैं। तो आपके में भी लैब के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पहले से। तो ये चैलेंज तो आपको है कि आप उनको इस कैडर में मिला नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट क्वालिफिकेशन। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जैसे आपका ही केस है आरएमएल में, आप शायद 3-4 बिल्कुल कितने बिल्कुल। लोग होंगे मुश्किल से। 3 लोन सर, हमको हाँ, 3। तो आप एक तो साइमल्टेनियसली ये बात रख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीजें पकड़नी है जिससे कि आप मैन पावर क्रिएशन का प्रपोजल आगे बढ़ा सकें डिपार्टमेंट को साथ लेके। तब आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा प्रपोजल में, और उनमें आप डिफरेंट लेवल मांग सकते हैं, क्योंकि 3 पोस्ट का कैडर रिव्यू करना, 2 पोस्ट का कैडर रिव्यू करना, वो तो एक चैलेंजिंग टास्क है। कोई मानेगा ही नहीं इस बात को कि इन 3 को हम क्या क्या बनाएंगे, क्या जरूरत है, और उनको एमएससीपी हम दे रहे हैं। तो बेस्ट वे इज कि अब मैंने जो आप अपनी स्लाइड्स में बार बार कहा है कि जब आपका इतने सारे चैलेंज हो कि इतना छोटा कैडर है, तो आपको क्या कर ढूंढना है कि डिपार्टमेंट को कन्विंस करना है कि फंक्शनल लोड जो है, जो पेशेंट केयर सर्विसेज में मल्टीफोल्ड हो चुका है और इस कैडर को ऑगमेंट करने की जरूरत है। और जब आप ये बात कन्विंस कर देंगे, फर्स्ट टास्क इज टू डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मोर पोस्ट। जब आपकी बात सुनी जाएगी कि देखिए जब आप क्रिएट कर रहे हैं 10 पोस्ट, तो कम से कम 3 पोस्ट ऊपर भी रखिए, 2 पोस्ट नीचे रखिए। मैंने कहा ना कि जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तब आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा। आपको एक बार डिपार्टमेंट को पहले ये कन्विंस करना होगा कि डायलिसिस सर्विसेज सेंट्रल हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, वी आर डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स, हम एक तरह से रजिस्टर्ड प्रोफेशनल भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको इसको ऑगमेंट करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक समराइज सजेशन आपको यही था रागी जी, और आप एसोसिएशन को डील कर रहे हैं। एक सेकंड सजेशन ये है कि आपको पहले सेंट्रल डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके चलना होगा, क्योंकि सीधा सीधे किसी स्टेट को बोलेंगे आप ऑल इंडिया एसोसिएशन में, वो कहेगा पहले आप सेंटर का तो हमें दिखा दें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है। तो आपके पास वो चैलेंज भी आएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढ के रखने होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूं। और हम वी आर ऑलवेज विद यू, ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगी, ये यूट्यूब पे होगी, तो आप अपने साथियों के साथ डिस्कस अलग से भी कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि लीडर्स यदि आज 20 लोग 15 लोग भी इससे थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं असर आएगा उसका। थैंक यू रागी जी, थैंक यू। थैंक यू लॉट सर, थैंक यू। जोका से हमारे एक पूरी टीम जुड़ी हुई है, जोका ईएसआईसी जोका से। तो डॉक्टर जी, अब आप बात रख सकते हैं कुछ, आप ईएसआईसी। अभी हमारे साथ शुभ्र शंकर घोष आया, सेक्रेटरी हमारा यूनियन का। वो बात करेंगे मैन पावर नॉर्म्स फॉर 500 बेड हॉस्पिटल का जिस तरफ स्टेटस है। जी जी कप्तान जी नमस्कार। शुभ नमस्कार नमस्कार।
सर वो 193rd जो ESIC का कॉर्पोरेशन मीटिंग हुआ, उसके बाद उन लोगों ने एक 500 बेड का नॉर्म्स बनाया। 100 बेड में कितना लोग चाहिए, 200 बेड में, ऐसा नॉर्म्स बनाया। तो नॉर्म्स जो बनाया हमारा तो आधा कैडर रिव्यू हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट जूनियर एमएलटी बन गया आर्टिक 2022 से। उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी हुआ लेबोरेटरी टेक्नीशियन से। उसके ऊपर जो पोस्ट था 3 स्टेप हायरार्कियल पोस्ट था, STA पोस्ट, वो टेक्निकल ऑफिसर था। लेकिन नया जो नॉर्म्स आया है सर, उस पे STA को बोला जा रहा है सीनियर टेक्निकल लैब असिस्टेंट, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन को रखा है उसी जगह। मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बना, लेकिन 500 बेड का जो नॉर्म्स निकला उस पे या पूरा जो नॉर्म्स निकला उस पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन को। ये क्वेश्चन मैं एक बार आप नाम बताएंगे अपना? मेडिकल जी स्टाफ एसोसिएशन। सर, मैं ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी समझ गया क्योंकि मैं आपके नेशनल ग्रुप में हूँ, तो मैं इसका आंसर दूंगा। और बताइए, और कोई सेकंड क्वेश्चन भी है या इसको रिस्पॉन्ड करें? मुझे थोड़ा टाइम को, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ओटी का जो हायरार्कियल पोस्ट है, वो उसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोगों ने डिमांड किया था यहाँ, फिलहाल जोका तो बहुत पीछे चल रहा है बाकी सब ESIC हॉस्पिटल के मुताबिक। हमने डिमांड किया 12-14 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करके ही डिमांड किया। लेकिन फिर जो अभी मैं दिल्ली में बात कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि नहीं, आपको उतना डिमांड के हिसाब से पोस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 STA मिलेगा। लेकिन देख रहा हूँ सर कि STA है OT में करीबन 8 या 10 STA है, और लैब में है सिर्फ 6। आप लैब से हैं? आप लैब से हैं? जी जी। तो मैं आपको जो क्वेश्चन था इसलिए जल्दी समझ पाया क्योंकि आई एम इन्वॉल्व, और आपका तो ऑल इंडिया ESIC का केसी ICMLS लड़ रही है, तो मुझे इसलिए सारी अपडेट रहती हैं। और मैं यहाँ इस पब्लिक फोरम पे ज्यादा वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी कुछ जहां तक आप पहुंचे हैं तो ICMLS का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा है अभी तक नेशनली। तो अब क्या है, जो आपकी जो पोस्टें क्रिएट हुई हैं उसके पीछे आप डायरेक्ट इंटेंशन मत सोचिए कि ये मिस्टेक्स हैं कैसे, कि कोई हॉस्पिटल बनने का प्रपोजल 4 साल पहले से चल रहा है, 3 साल पहले से एक्सपेंडिचर में आ रहा है, जा रहा है। अब वो पुराने, उन्होंने जिसने भी वो आगे बढ़ाया है उसने वो पुराने डॉक्यूमेंट उठाया, उससे कॉपी कर लिया। जैसे मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, जितने एम्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं उन सबको पता है कि वो एम्स एक्ट में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, दिल्ली एम्स के एक्ट के अंदर। उसके बावजूद भी वहां पे लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का कुछ नाम है, किसी का लैब टेक्नीशियन है, किसी का स्केल कुछ है, जबकि एम्स एक्ट में वो गवर्न हो रहे हैं सब लोग। तो भी प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक नए स्टेज पर, जब किसी ने कहा था कि कोर्ट की क्या जरूरत है, जब आपके पास कोई रास्ते नहीं होंगे, पहला काम भी, फर्स्ट टास्क इज कि जो आपकी पे पैरिटी और डेजिग्नेशन के 2-3 लेवल हैं, एक बार वो बहुत एडवांस स्टेज पे हैं, वो हो जाएंगे तो आपकी एसोसिएशन के साथ फिर बात करके, क्योंकि ये अलग डिस्कशन में चला जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को उतना ही आज डिस्कस करना चाहता हूँ जितना कैडर रिव्यू से जुड़ा मैटर है। तो कैडर रिव्यू में क्या है कि अभी आप इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे वी विल डिस्कस हाउ टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, थैंक यू, आप सब ने ज्वाइन किया। और ESIC का मुझे, आई एम वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, और वो मैं देखता हूँ आपके ग्रुप में, मैं ऑलरेडी हूँ नेशनल एसोसिएशन के ग्रुप में। ओके सर सिर्फ ESIC के साथ एक बार एक जूम मीटिंग कीजिए आप, ये हमारा मतलब। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कई बार किया, आप नहीं रहे होंगे, मैंने कई बार 2-2, 3-3 घंटे का भी मीटिंग किया डिफरेंट स्टेज। और जरूर करेंगे पहले, और एक बार अगर आप करते बहुत अच्छा होता। आप बहुत इंडिया के बहुत लकी डिपार्टमेंट में हैं जिसमें कितनी बुरी हालत में से निकल के आए हैं। तो अभी तो जो सामने है वो अच्छा है कि इतने जिसके 60% लोग अनक्वालिफाइड हो वहां पे भी कैडर रिव्यू हो सकता है, और जहाँ पे 900 लोग हों, 900 में से 600 लोग ऐसे हों जो कि प्रमोटीज हैं, जिनका क्वालिफिकेशन, वो भी आज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं, जिनको 5 लाख से 8 लाख का एरियर मिलने जा रहा है। तो ये सब कुछ छोटी चीज नहीं है। और 8 साल, आपको पता है 16 से लेकर के 24 तक का एरियर, कुछ लोगों ने अभी बताया नहीं है कि ICMLS क्या कहेगा। तो मुझसे इतनी बड़ी अचीवमेंट भी कप्तान आप, जी कैडर रिव्यू पे रखें इसको। हाँ जी, हाँ जी, इसको उस पे ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। वो चलिए, आप आई थिंक रिकॉर्डेड चैनल पे हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड चैनल पे हैं, आप उसको उस पे मत लें। जी बिल्कुल, इसको कर दें आप। नेक्स्ट कोई साथी इसमें से है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कंक्लूडिंग डिस्कशन की तरफ हम ले जा रहे हैं। बताइए कौन, सेंथिल जी, आप बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। हाँ सर, हम तो लकी हो गए सर, जिम्मर में लैब कैडर तो आप ICMLS की तरह हमको हो गया सर। लेकिन अभी तो मैंने शुरू में बताया 26 कैडर्स का अभी प्रपोजल चल गया सर, मिनिस्ट्री में चल गया, और DOES रिजेक्टेड इट।
सब कुछ मैचिंग सेविंग्स थे, फाइनेंशियल नील इम्प्लीकेशन है, कुछ है, लेकिन इसके बाद भी वो रीजन भी नहीं दिए, सिर्फ बोल दिया कि अभी ये नहीं कर सकते। तो सिंह जी दिल्ली से रहे थे, आप आप तो मिनिस्ट्री को पर मिनिस्ट्री और अपने डायरेक्टर को थोड़ा वो प्रेशर डालिए तो हो जाएगा, लेकिन हम तो बहुत दूर है। मिनिस्ट्री तो इतने लोग, एक या दो लोग तो आ सकते हैं, इतने लोग तो नहीं आ सकते। हमें क्या करना है इसके बारे में आप कुछ कप्तान जी और अजीत सब लोग इसका आंसर अजीत जी से पूछेंगे। कप्तान जी इसका जवाब मुझे देने दो सेंथिल जी का। बिल्कुल आपसे ही पूछेंगे सर। सेंथिल जी, यस सेंथिल जी, हाँ जी, हेलो जी आपका रेडियोथेरेपी रेडियो डायग्नोसिस भी अभी पेंडिंग है सर जिपमर में। ये नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वो पेंडिंग इसलिए है, रेडियोथेरेपी वाले वो सोए हुए हैं, वो जाग नहीं रहे हैं। पहली बात है आप जागे हो, लेकिन मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ इसके अंदर खास तौर से लैब कैडर का जो कप्तान सिंह जी ने 2015 में कैडर स्ट्रक्चर कराया है, जो जीत के आए कोर्ट से, उसी बेस से मैं आपको बता रहा हूं कि हमने 2017 में उसको पूरे एम्स में 4 पार्ट के अंदर लागू करा दिया है। और कभी भी सरकार से कोई भी चीज मांगते हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि ये वाला हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं एम्स के अंदर। जो कप्तान सिंह जी ने 4 हॉस्पिटल के लिए केस जीता था सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको हमने रूल 35 के अंदर एम्स न्यू दिल्ली में लैब कैडर के लिए 800 से 900 लोगों में वो लागू करा दिया है। उसका तरीका ये सिंपल ये है कि आप अपनी अथॉरिटी को, आपके डीडीए से मेरी बात हुई थी, आपकी कॉन्फ्रेंस में हम आए थे कि वो बहुत पॉजिटिव हैं और काम करेंगे। और वहाँ हवा सिंह आपके वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो कोई नहीं हो रहा तो आप क्या करें, वो तो हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, उसका एक बात सीधा वही सिंपल है। देखो तो लैब कैडर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैब कैडर के पास एक सुप्रीम कोर्ट का जीता हुआ केस है, जो कप्तान सिंह जी की मेहनत की वजह से आप सबको मिलेगा, और उसको बहुत आसान है। आप वहां पे अपने इसको आईएएस को, जो अपना डीडीए है, इसको प्रेशराइज कीजिए डायरेक्टर को। सॉरी एक मिनट, लैब का हो चुका है, ये कह रहे हैं बाकी रेडियोथेरेपी और बाकी का नहीं हो रहा। रेडियोथेरेपी के लिए मैं बात करके गया था, रेडियोथेरेपी वाले के लिए बात किया, उन्होंने एक चिट्ठी तक नहीं देंगे। और रेडियो डायग्नोस्टिक वाले, मैं क्या करूंगा उसको, सर अब तो आपको मंत्री जी से मिलवाना ही पड़ेगा सर सबको। मैंने उनको उस दिन 2 दिन रुका, मुझे आपकी वजह से मौका मिला आने का। आपकी जो आईसीएमएल की कॉन्फ्रेंस थी, उसको तो चिट्ठी नहीं दे रहे, उनके पास जा ही नहीं रहे। आप एक बात मान के चलो, जब तक हम रोएंगे नहीं, कोई दूध नहीं पिलाने वाला है, आप भूल जाओ। और ये हमें सबको सोचना है। और आपका जो ये लैब वाला, हमने पूरा एम्स में चारों पार्ट का लागू करा दिया। और ये मैं पीजीआई के भाइयों को भी कहूंगा कि आई लैब कैडर को कप्तान सिंह ने जो दिलाया, उसको ले लो फटाफट, जो मिल रहा है, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई हो गया जिपमर में। अजीत सर हम तो सब रो लिए, हमारी तो फाइल दिल्ली पहुंच गई। अब तो आप मंत्री जी से मिलवा दो और ये काम बस सीधा सा ये ढूंढ रहे हैं कि अजीत जी अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ और ठीक है अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ। नहीं वो तो हम तो करा देंगे, किस लेवल पे है क्या है वो देखो। एक प्रेसिडेंट के साइन होने हैं सर, केवल प्रेसिडेंट के साइन होने, पूरा ओके हो गया केस, पूरा ओके हो गया। मैंने आपसे ध्यान है, जब मैं आया था मैंने आपसे मैं इस वीडियो को अपलोड भी करूंगा। जिपमर का हाल ये है कि हाल ये है कि सिर्फ लैब वालों को मिला, और वो भी है 215 से अरियर भी मिल गया सर। ये बोलते हैं कैसा है, लैब वालों की मिला, बाकी कुछ नहीं, दूसरे लैब वालों को कुछ नहीं। आई मीन अदर क्या डिडंट गेट एनीथिंग, वो तो मांग रहे हैं अभी दे दो, वो भी नहीं हो रहा है। मुझे आपको मुबारकबाद देना है कि आप जागे हो, मेरे दूसरे भाइयों को भी जगाओ उधर, और मुझे चिट्ठी लिखो, बात करो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं काम करना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए। अच्छा एक लेकिन आप कर नहीं रहे तो क्या करें। थैंक यू सर, हम विल बी इन टच सर। थैंक यू सर। ठीक है ओके। मनीष आप बहुत देर से शांत हैं, नेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हो आप अनम्यूट करो और फिर बताओ जल्दी से ओटी का, फिर हम मीटिंग को क्लोज करने की तरफ है। बहुत लंबी मीटिंग हो गई है और वीडियो रिकॉर्ड में भी लेनी है, और कोई भी एश्योरेंस अजीत जी से ले रहे हैं तो रिकॉर्ड पे जाएगी वो। जी सर। सभी साथियों, सभी सर सीनियर्स को नमस्कार सर।
जी जी मनीष जी नमस्कार। मनीष जी आप तो गवाह हैं एम्स में हमने क्या किया कैसे किया है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल पता है सर, और अभी कर भी रहे हैं सर, लगे भी हैं। और जितने भी है कैडर रिव्यू से लेकर कैडर स्ट्रक्चर तक का सारा आप उसमें लिखते भी है, चिट्ठी पत्राचार और जाकर मीटिंग वगैरह भी होती है। और कप्तान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर इतना अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना सर, और हर कोई इतना नॉलेज नहीं रखता है, पर आपने इस नॉलेज को बड़ा अच्छा से सबको बांटा और सबने सीखा। हम इसके लिए सर आपको बहुत ही ओटी कैडर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। और आशा करते हैं कि सर आपके सानिध्य में ये से जितने भी हैं रूल्स रेगुलेशन रिक्रूटमेंट डीओपीटी जितने भी हैं कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे हम आगे चलते हैं, इसके बारे में सर जानकारी मिलते रहेगी और आप देते रहेंगे। और अजीत सर हमारे एम्स के ही हैं और काफी इस कैडर के रिव्यू के लिए, किसी भी कैडर रिव्यू के लिए जो बी ग्रुप का और बी से और ए ग्रुप के लिए होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत कर रखे हैं और लगातार इनकी कोशिश जारी भी रहती है। और देखिए निकट भविष्य में शायद हम लोग को भी मिलेगा। चलिए तो इन थैंक सभी यू और शब्दों के साथ जी जी थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद सर आप सभी को। मैं थोड़ा जी सा सॉरी आपको बीच बीच में रोक रहा हूँ, पर मजबूरी क्या है कि आज का मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा और हो सकता है इस वीडियो में कुछ एडिट भी जी करना पड़े क्योंकि कुछ डिस्कशन आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है, पर फिर भी कोई बात नहीं। हमें अच्छा लगा कि सब लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट, एक्चुअली में लीडर्स के ये कोई रिजर्वेशन नहीं इस बात पे, लीडर्स को तो ये बात फेस कर रहे हैं तो वो अपनी शेयर करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे। और इसलिए तो आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप हर लेवल पे अपने पूरे प्रोफेशन को कैडर को डील कर रहे हैं, तो इतना रिच एक्सपीरियंस है। और कप्तान सर ये सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि सारी नेशनल लीडरशिप को आपने बैठाया। और मैं ऑन रिकॉर्ड अजीत सर से बोलता हूं कि हमारा काम अटका हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सर बस मीटिंग करा ही दो आप इस बारी हमारी। चलिए ठीक है ठीक है कोशिश आप मुझे वो बस नाम भेजो किन्हों से सर मीटिंग मैं आपको करानी है। पूरी फाइल भेज रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी, ये लो सिग्नेचर करने के लिए आप मीटिंग कराइए हमारी। नहीं सिर्फ मुझे नाम भेजिए हेल्थ मिनिस्ट्री में किससे मीटिंग करानी है बस। ठीक है ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी कप्तान सर हमारे साथ होंगे क्योंकि INI सर को ज्वाइंट सेक्रेटरी, पता है। INI ठीक ज्वाइंट है सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी। चलिए ठीक है पक्का। इसको शिफ्ट करते हैं, ये टॉपिक अभी डाइवर्ट हो रहा है जी। मैं लास्ट में आप कप्तान जी का सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा, सर ने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छे से सारा ऑर्गेनाइजेशनली ये अरेंज किया कैट रिव्यू। और मैं सारी नेशनल लीडरशिप जो इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोग इकट्ठा हुए और हम सब ने एक बहुत अच्छे डिस्कशन का पार्ट बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा है ये AHP वाला चैनल है सब लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने मेंबर्स को भी बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी इस तरह के जो डिस्कशंस हो वो सब लोग अवेयर हो सके अपने इश्यूज को लेके। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि everybody wants the benefits, but about the awareness about the rights and how we should proceed, it's really been less than a 1% of medical technologists in all over India, those who wish to learn. So thank you all for joining us. धन्यवाद कप्तान सर। ये जो है आप 8 बजे ये उसमें YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप कोशिश करिएगा जो ज्वाइन करके, और जो क्योंकि कुछ लोग होंगे जो वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अब इसको आगे आप भी प्रमोट करिएगा तो उनकी क्वेरीज तभी आगे बढ़ेगा ये मैसेज, अदरवाइज आपके 15 के लिए सारी मेहनत की गई है, बस ये समझिए। क्योंकि आप यदि एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे अपने कोर ग्रुप में, तो समझिए आप फिर 15 के लिए 2 घंटे की एक्सरसाइज हुई है। और बहुत मैंने लिख तो दिया था कि मैं इतने बजे कनेक्ट होऊंगा, लेकिन आपको पता है सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर आप सीधी सीधी राय नहीं रख सकते, उनको रिलेट करना। एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, जो आपने ये जो ऑर्डर कोट किए हैं प्रेजेंटेशन में, अगर हो सके तो उनका जो PDF है वो भी प्लीज रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल वो वैसे उसमें जैसे आप गूगल करेंगे तो बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जैसे गूगल बट जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस फॉर ईच एंड एवरीवन दे कैन गेट दिस। जी और मेरे ख्याल से सब ने डिस्कस कर लिया मेरे, और ये काफी लंबा डिस्कशन हो गया, जैसे 1 घंटे के लिए सोचा था, मेरे ख्याल क्या हो गया 2 घंटे हो गए। इसको थोड़ा एडिट कर लीजिएगा बाद में ना। हाँ एडिट कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल जो इनिशियल पार्ट है देखिए ये तो होगा ही, जब हम कोई ऐसा डिस्कशन करेंगे तो उसमें लीडर्स को इनवाइट किया है, तो लीडर्स भी भरे हुए हैं विचारों से, उनके एक्सपीरियंसेस से, तो वो कुछ तो साझा करेंगे और एक बात भी नहीं करेंगे। लीडर्स को तो माइक मिल गया तो फिर काफी देर तक
बता सकते हैं, वो काफी कुछ है। हमारे लीडर चुप बैठे सर, हमारे लीडर बिल्कुल चुप नहीं, बैठे। आप वालों का भी पूरा मैंने शुरुआत से ही टाइम दिया, और फिर भी कुछ कहना चाहते हो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने ज्वाइन किया, और थोड़े से वर्किंग आवर्स थे, थोड़ा मुश्किल भी था सब करना, लेकिन काफी इंटरेक्टिव रहा, काफी इंटरेस्टिंग रहा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के टॉपिक पे, ये फर्स्ट वीडियो था, आपको 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऐसे वीडियो सर्विस से रिलेटेड हमारे जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के होंगे, थोड़े से स्पेसिफिक भी होंगे। इसके बाद एक NCHP एक्ट है जो कॉमन पूरा नेशनली ऑर्गेनाइज होगा ऐसे, उसके 60 के 60, 70 के 70 प्रोविजंस पर एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा, 2 घंटे से कम नहीं होगा, जिसमें हिम्मत होगी, जैसे आज लोगों ने बैठा है तो ये जो इसको ज्वाइन किया, तो ऐसा इंटरेस्ट इनका होगा वो ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी यूट्यूब पे है ही ऑलरेडी, तो जूम पे तो हमने इसलिए रखा है कि हम क्लोज डिस्कशन कर सकें, पहले हम समझ सकें इशू को। यूट्यूब पे आप 8 बजे ज्वाइन करिएगा, और किसी के कुछ कमेंट्स है तो जो हमने समझा है, साझा किया है, उसका रिप्लाई भी करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, और अपने ग्रुप में भी लिंक को जो है यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है उसको शेयर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभात, आप कुछ कह रहे हैं, एक बार फाइनल कमेंट्स कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं। जी सर, जी या सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऑन बिहाफ ऑफ सुनील सरकानिया सर, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके भी आप पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, हमारा वो कुछ केस चल रहा था उसके लिए। तो बस सभी को उनके तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ। जी, डिस्कनेक्ट हो गया और कप्तान सर, मैं मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा है, जितनी नॉलेज है वो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें भी बूस्टअप होगा, और हम भी सहयोग करेंगे, और कंधे से कंधे मिला के चलने की कोशिश करेंगे। आपके में तो पूरी नॉलेज मैंने थैंक यू लगाई सर। हुई है, मैंने बताने SIC के अभी तो कोलकाता वालों ने बताया ना, तो फिर घूम जाएगा टॉपिक। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जी जी ज्वाइन जी, किया। नहीं, थैंक यू जी ओके जी, थैंक यू, नमस्कार सभी को, थैंक यू। थैंक यू सर।